AC 108 भारत में लोक नीति और प्रशासन। ठीक है, यानी भारत में लोक नीति का मतलब होता है पब्लिक पॉलिसी क्या है। ठीक है, यानी शासन और प्रशासन चलाने के लिए जो पब्लिक पॉलिसियां बनाई जाती हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी का आप एक प्रकार से ऐसे समझ सकते हो जिसको हम लोग कहते हैं योजनाएं। ठीक है, तो लोक नीति और प्रशासन किस प्रकार से चलता है इंडिया में हम बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस बुक की बात करूं तो अगर आप पूरी बुक की बात करें तो पूरी बुक में टोटल 14 चैप्टर हैं। ठीक है, और 14 के 14 ही कह सकता हूँ इंपॉर्टेंट है, और जो जो इसमें से एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है उन सारे चैप्टरों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बीपीएससी 108। ठीक है, इसका देखिएगा जो पहला चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर फर्स्ट देखो क्या है, क्योंकि पहले चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये 100% रहता है। और कोई भी एग्जाम हो वहां से पहले चैप्टर से क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे ही पूछेंगे। तो पहला आपका जो चैप्टर रहेगा क्या है, लोक नीति, परिभाषा, प्रकृति, महत्व और प्रकार। यानी लोक नीति क्या होती है, ठीक है, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, और यानी लोक नीति आपको बताना पड़ेगा कि लोक नीति क्या है। जैसे अगर मैं बात करूं, या तो आपसे पूछेगा लोक नीति का महत्व बताओ और उसकी भूमिका बताओ, या फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता 1.5 जो है लोक नीति के प्रकार, यानी कितने प्रकार की जो है वो लोक नीतियां होती है, यानी पब्लिक पॉलिसियों की बातें कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखिएगा, जैसे अगर आप देखेंगे तो लोक नीति को लेकर के, जैसे लोक नीति की प्रकृति क्या है, तो लोक नीति का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। अगर हम लोग बात करें, भाई कोई भी पॉलिसी बनती है, कोई भी योजना बनती है तो कौन बनाता है, सरकार बनाती है ना। तो लोक नीति क्या है का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, यानी इसका सरकार द्वारा किया जाता है। यदि यहां तक कि यदि यह विचार गैर सरकारी दबाव समूहों में आए और राजनीतिक दलों की ओर से आए जो कि लोक समस्याओं का अनुक्रिया में होते हैं, परंतु इनको सरकारी और गैर सरकारी दोनों के अभिकर्ता द्वारा लागू किया जाता है। देखो कह रहे हैं कि जो लोक नीतियां होती हैं इनको तो सरकार बनाती ही है, लेकिन जो लोक नीतियां होती हैं, ठीक है, उसको अगर आप देखेंगे, चाहे भैया सरकारी सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों को क्या है, इनको लागू करना होता है। ठीक है, यानी सरकार की अगर कोई योजना होगी तो हर जगह वो लागू की जाएगी, चाहे वो सरकारी डिपार्टमेंट हो प्राइवेट हो, यानी हर जगह चलेगी। ठीक है, इस लोक नीति को समझने के लिए इसकी प्रकृति को समझना बड़ा अनिवार्य है। प्रकृति का मतलब होता है नेचर, समझ रहे हो कि जो लोक नीति बनाई जाती है उसका नेचर क्या है। एक नीति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे सामान्य, जैसे अगर हम लोक नीति की बात करें तो लोक नीति कई प्रकार की हो सकती है। जैसे भाई हो सकती है कोई पब्लिक पॉलिसी है, यानी कोई सरकार की पॉलिसी है वो सामान्य है, या कह सकते बहुत बहुत विशिष्ट है या खास वर्ग के लिए है। कोई लोक नीति है भाई सरल हो सकती है या जटिल हो सकती है। कोई लोक नीति हो सकता है यानी सरकार की जो पब्लिक पॉलिसी भैया वो लिखित हो या हो सकता अलिखित हो सकता सरकार की कुछ ऐसी पॉलिसियां हो, ऐसी नीतियां हो जिनको बाकायदा सरकार लिखती हो, और ऐसा भी हो सकता है अलिखित हो। कई बार पब्लिक पॉलिसी अस्पष्ट, अस्पष्ट, विवेकाधीन, गैर विवेकाधीन, इस प्रकार से जो पब्लिक पॉलिसियां होती हैं उनमें लोक नीति को समझने के लिए यह एक कला है, और इसे इस प्रकार से एक कौशल भी है। इसलिए कला इसलिए क्योंकि सामाजिक समस्याओं की पहचान के लिए अंतर्दृष्टि और रचनात्मक लोक नीति उपाय में होते। देखो कह रहे देखो लोक नीति क्या है, लोक नीतियों का काम होता है सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। भाई मेरे समझ रहे हो, यानी समाज में अगर कोई समस्या है, भाई समाज में पानी की समस्या है, समाज में बिजली की समस्या है, समाज में अगर हम लोग बात करेंगे सड़क की समस्या है, ठीक है, ये सारी समस्याएं होती है ना, यानी जो बेसिक जरूरतें हैं। ठीक है, तो समाज में जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की नीतियां, यानी उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या है, नीतियां बनाई जाती है ना, जो लोगों को नष्ट कर सकती हैं, और नीतियों के परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन को बेहतर बनाने यह नीतियां उनके नेतृत्व कर सकती है, उनकी समस्याओं को हल नहीं। यानी लोक नीति क्या करती है भाई, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करती हैं, और लोक नीति क्या करती है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। अब जैसे एग्जांपल हम लोग बात करें, देखा होगा ना, जैसे अगर आप लोग देखोगे तो भाई
चाहे केंद्र में मोदी की सरकार हो, चाहे राज्यों में अलग-अलग लोगों की सरकार हो, तो देखो कितनी सारी पब्लिक पॉलिसियाँ लेकर के आती है ना। देखा होगा भई 5 किलो राशन बँटवा दिया, कुछ भी कर दिया। जो कुछ भी इस देश में हो रहा किसानों को भई जो पैसे मिलते हैं या महिलाओं को जो पैसे मिल रहे हैं, जो सिलेंडर की योजनाएँ हैं, जितनी भी सरकार की योजनाएँ हैं, वो सारी योजनाओं का यानी लोक नीतियों का यही रहता है कि भाई लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। देखा होगा कि जैसे अभी चलता है मुद्रा लोन है, लोन सरकार की योजना हो या स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के जो आयुष्मान कार्ड हो, जैसे अगर आप देखेंगे सिर्फ समझने की कोशिश जैसे सरकार का आयुष्मान कार्ड योजना का मतलब क्या है कि लोगों की जो हेल्थ है वो बेहतर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार की जो भी लोक नीतियाँ होती हैं, उनका मतलब यही है कि लोगों के जीवन को भाई मेरे क्या करना है, बेहतर बनाना है, अच्छा करना है, ठीक है? और लोगों की जो समस्याएँ हैं, उन समस्याओं का समाधान करना है, समझ रहे हो? ये क्या है? लोक नीतियों की क्या होती है? प्रकृति होती है। लोक नीति एक कौशल होती है, क्योंकि इन कार्यों को पूरा करने के लिए सामाजिक विज्ञान और जानकारी देखो करें कि जो भी लोक नीति होती है, उसमें एक कौशल होता है, उसमें एक स्किल होती है, क्योंकि लोक नीतियों का काम होता है कि समाज में जो जानकारियाँ हैं, विज्ञान की कुछ जानकारियाँ अवश्य होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोक नीति पर बल दे रहे हैं यानी सरकारी नीतियां होती हैं जो सरकार के कार्य को करने के लिए मार्गदर्शन के रूप में यानी जो लोक नीति है चाहे वो हमारी सरकार की नीतियां हैं एक प्रकार से वो क्या करती हैं सरकार का मार्गदर्शन करती है भाई सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है यानी सरकार की तरफ से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रकार से वो क्या करती हैं कार्य करने का मार्गदर्शक है यानी एक प्रकार से रास्ता दिखाती है गवर्नमेंट को कि भाई उसको काम कैसे करना है हालांकि विशिष्ट और निश्चित स्थानों पर कुछ नीतियां अस्पष्ट और दोषपूर्ण परस्पर विरोधी होने के कारण हानि देखो कई बार लोक नीति ऐसी होती दो लोक नीतियां आपस में कई बार टकरा भी जाती हैं ऐसा नहीं कि सरकार की जितनी लोक नीतियां हैं उससे हर जनता को फायदा हो जाए देखो सरकार की अगर कोई नीति है सरकार की अगर कोई योजना है हो सकता है कि भाई उस योजना से 10 आदमी को लाभ मिल रहा हो सकता है 2 आदमी को शायद हो सकता है घाटा भी हो रहा तो लोक नीतियों के कारण कई बार समस्या का भी सामना या कह सकते हैं हानि भी उठानी पड़ती है ना या ध्यान रखना चाहिए कि अपरिवर्तनीय नीतियों से पता लगा है कि अपनी सभी गतिविधियों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सरकार बहुत कम बनती है प्राय महत्वपूर्ण नीतियों को बहुत ही स्पष्ट तौर पर तैयार किया जाता है देखो सरकार की जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीतियां होती हैं लोक नीतियां होती हैं यानी जो पब्लिक पॉलिसियां होती हैं उनको बहुत क्लियर यानी बहुत सावधानी पूर्वक लोग बनाते हैं जैसे कानून की लोक नीति है या नियमों को लेकर के विनिमय को लेकर के इस प्रकार की लोक नीतियां जो सरकार है वो बहुत स्पष्टता के यानी बहुत क्लियर करके बनाती हैं भारत जैसे देश में उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों के द्वारा नीतियों को स्पष्ट कर सकता है और संविधान के कुछ अनुच्छेदों के तहत नई तरह की व्याख्या कर सकता है जिसके कारण से नई नीतियों का निर्माण किया जा सकता है न्यायिक निर्णय भी नीतियों के विवरण हो सकते हैं जिसका पालन करना यानी कह रहे हैं कि भारत में अगर हमारी सरकार कोई लोक नीति बनाती है ठीक है तो भाई उसको अदालत भी देखती है यानी आपने देखा होगा ना कि भाई हमारी जो संसद है संसद तो कोई भी कानून बना सकती है या कोई भी नियम कानूनों को नीतियां बना सकती है लेकिन खास तौर से जो हमारी न्यायपालिका है ठीक है या आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है वह उसकी देख रेख करता है कि भाई सरकार ने कोई भी जो नीति बनाई है कोई भी जो योजना बनाई कोई भी नियम कानून जो बना है कहीं वो संविधान में उल्लंघन तो नहीं है भाई किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं हो जा रहा है कहने का मतलब है यानी सरकार कोई भी अगर लोक नीति बनाती है कोई भी नियम कानून बनाती है तो संसद में अगर कोई भी बन रहा है सरकार के द्वारा बनाया जा रहा कोई भी कानून बन रहा है तो खास तौर से संविधान के तहत अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज की देख रेख करता है कि सरकार की ऐसी कोई पब्लिक पॉलिसी या कोई भी ऐसी लोक नीति जो है वह लोगों के खिलाफ ना हो ठीक है
या किसी वर्ग को उससे नुकसान ना पहुंचता हो। इस चीज को देखना किसका काम है? सरकार का काम है। समझ रहे हो? ये लोक नीतियों में होता है और कई बार जैसे सुप्रीम कोर्ट होते हैं, ये भी कई बार लोक नीतियों को बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इनके जो फैसले होते हैं उनसे भी कई बार लोक नीतियां जो हैं वह बनाई जाती हैं। तो लोक नीति क्या होती है, आप लोगों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा कि यानी किसे हम लोग लोक नीति कहते हैं। अब देखो लोक नीति का महत्व क्या है, समझ रहे हो? अब जैसे भाई सरकार जो भी योजना लेकर के आती है, ठीक है, सरकार की तरफ से जो भी पॉलिसियां बनाई जा रही हैं उसका क्या महत्व है और उसकी क्या भूमिका है? लोक नीति सरकार के कार्यों एवं उसकी गतिविधियों का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भाई कोई भी सरकार हो, सरकार जो काम करेगी वो लोक नीति के अनुसार ही काम करती, पब्लिक पॉलिसी बना करके लोगों के भले का काम करती है ना। यह वह क्षेत्र है जिसमें उन कार्यों को किया जाता है जिन पर लोक रूप से चिन्ह किए गए होते हैं। यानी लोक नीति कह सकते हैं खास तौर से बनाते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए एक सरकार आई, ठीक है, तो सरकार क्या करेगी, अपनी नीति बनाएगी भाई, उसको 1 साल में 5 साल में जब तक सरकार हो अपने टारगेट बनाती है। तो लोक नीतियों में किया गया था, सरकार अपने कामों को चिन्हित करती है, मार्किंग करती है कि भाई उसे क्या क्या कामों को करना है या सरकार के लिए क्या क्या प्राथमिकता है। ठीक है, लोक नीति यह जीवन को प्रभावित करती है। देखो कोई भी सरकार की योजना हो, कोई भी सरकार की पब्लिक पॉलिसी हो, लोक नीति हो, भाई वो लोगों के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है, जो कि ना निजी और ना ही पूरी तरह से व्यक्तिगत, परंतु यह सामान्य लोगों में निहित होती है। इस प्रकार से लोक नीति का महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है जो समाज के घरेलू जीवन में सेवा में कार्य करे। यानी कोई भी सरकार की जो लोक नीति है, जो पब्लिक पॉलिसी है, उसका यही काम होता है कि लोगों के कल्याण की बात करे। समझ रहे हो? यानी लोगों का भला करे, लोगों का हित करे। ठीक है, कोई भी जो लोक नीति बनती है या बनाई जाती है, जैसे अगर हम लोग बात करें लोक नीति में, अगर आप बात करें जैसे सैद्धांतिक और वैज्ञानिक कारण क्या जैसे बताते हैं एंडरसन जो है, उदाहरण के साथ तर्क देते हैं कि एक व्यक्ति लोक नीति का अध्ययन इसलिए करता है वह अधिक इस प्रक्रिया के संदर्भ में जान सके, इसी विशुद्ध विज्ञान के ज्ञान को जान सके, इसके व्यवसाय के द्वारा अभिन्यास करके इसका प्रयोग कर सकता है। देखो सरकार की तरफ से कोई भी जो लोक नीति बनाई जाती है उसका आम लोग क्या करते हैं भाई, उसका अध्ययन करते हैं, उसका पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? ताकि उसका लाभ उठा सके। समझ रहे हो? देखो सरकार की तरफ से जो भी कोई लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी या जनता के लिए जो कुछ भी बनाया जाता है तो जनता क्या करती भाई, उसका अध्ययन करती है, उसको पढ़ती है, ताकि उस यानी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार की पॉलिसियां हैं, वह उनका क्या कर सके, बेहतर ढंग से उनका क्या कर सके, यूज कर सके, यानी उनसे उनको कुछ मिल सके, यानी आम लोगों की जो समस्या है उनकी समस्या का भाई समाधान हो जाए। ठीक है, एक व्यक्ति श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं नीतियां, निर्णय के कारण से परिणाम स्वरूप होने वाली गतिविधियों की उच्चतम। देखो कोई भी जो लोक नीति है वह एक प्रकार से एक गतिविधियों को बढ़ाती है, यानी जैसे सरकार अगर कोई लोक नीति बनाती है उससे सरकार का भाई काम काज बढ़ता है, सरकार के क्या काम करना, पब्लिक पॉलिसी बना करके ही तो सरकार काम करती है लोक नीतियों में। भाई उसको सड़क बनानी है, उसको स्वास्थ्य में काम करना है, उसको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, हर एक क्षेत्र में जो सरकारों को काम करना होता है वह लोक नीतियों के बना करके ही क्या करती है, सरकारें काम करती है। राजनीतिक और प्रशासनिक कारण से लोक नीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखो लोक नीति का अध्ययन करने के लिए एक कारण राजनीति भी है। जो लोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं वह लोक नीति का अध्ययन करते हैं तथा उन प्राथमिकताओं के आधार पर विकल्प को उन्नत किया जा सकता है। यह ज्ञान जिनको वह नीति का विश्लेषण अध्ययन प्राप्त कर सकते हैं। जो इस तरह के प्रशासनिक गतिविधि, देखो खास तौर से जो राजनीतिक लोग होते हैं वह भी सरकार की लोक नीतियों का अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो कि भाई सरकार की जो भी योजनाएं रही हैं क्या वो लोगों को ये उनके पक्ष में है कि नहीं है। प्रशासनिक कारणों से देखो जो लोग शासन प्रशासन को चलाते हैं वो भी सरकार की जो लोक नीतियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं। समझ रहे हो? वो भी अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से सरकार की क्या क्या योजनाएं हो, कैसे चलेंगी कैसे नहीं चलेंगी। जैसे मान लीजिए कि भाई सरकार ने लोक नीति बना दी, यानी नियम बन गए, पब्लिक पॉलिसी बन गई है, तो भाई जो प्रशासन में लोग होंगे, जो अधिकारी लोग होंगे, वो पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति को पढ़ेंगे ना, वही सरकार की जो योजना उसको पढ़ेंगे और उसको इम्प्लीमेंट यानी लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता, प्रशासन ही तो करता है। तो लोक नीति
जो लोक नीतियाँ होती हैं, यानी जो पब्लिक पॉलिसियाँ होती हैं, वह राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से क्या है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विज्ञान और लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी होते हैं, जैसे मान लो भाई कोई आदमी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है और कोई आदमी लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है? तो भाई सरकार की जो यानी सरकार की जो लोक नीतियाँ होंगी, इन दोनों चीज़ों का वो व्यक्ति क्या करेगा, अध्ययन करेगा। समझ रहे हो? जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ रहा है, वो सरकारों की लोक नीतियों को पढ़ के, सरकारों की पब्लिक पॉलिसी को पढ़ करके वो ये अध्ययन करता है भाई कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बढ़िया है या कौन सी सरकार में करप्शन कम है, कौन सी सरकार में भ्रष्टाचार ज़्यादा है। यानी ये होता है ना, तो खास तौर से अगर आप देखेंगे तो जो लोक नीतियाँ वो राजनीतिक विज्ञान के लिए और खास तौर से लोक प्रशासन के जो विद्यार्थी होते हैं इनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि वह लोग लोक नीतियों को पढ़ कर के निष्कर्ष निकालते हैं, यानी कंक्लूजन निकालते हैं कि कौन सी लोक नीति बेहतर है और कौन सी नहीं है। दूसरा, सरकार की कोई भी लोक नीति जो होती है आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करती है। देखो, हमारे देश में कोई भी सरकार हो, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे देश में राज्यों में सरकार हो, हर लोक नीति का काम है आर्थिक आर्थिक जो समस्या है, भई देखो, भई हमारे समाज में अगर आप देखोगे आर्थिक आर्थिक असमानता बहुत है ना, कोई अमीर है, कोई गरीब है, भई किसी के पास खाना ही नहीं है। तो सरकार का ये काम है कि समाज में आर्थिक असमानता को कम करना, ठीक है? भई कोई व्यक्ति कह सकते हो इतना बहुत है खाने-पीने का है, वो खाना फेंक रहा है और किसी आदमी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो सरकार का ये काम है कि इस प्रकार की नीतियाँ बनाए कि जो व्यक्ति भई कुछ भी कमा खा नहीं पा रहा, वो भी कुछ कमा खा सके, वो भी अपने जीवन को जी सके। यानी आर्थिक और समाज यानी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की यानी समाज में अगर किसी समस्या है, तो उन समस्याओं को सुधारने के लिए भी क्या है कि लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं, पब्लिक पॉलिसी ना। भई समाज में अगर कोई यानी समाज की भलाई के लिए और समाज को कल्याण भलाई का मतलब समझते हो भई समाज में शिक्षा नहीं तो पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति बनाई जाए भैया सबको शिक्षा मिल जाए। समाज में अगर लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार क्या करेगी? लोक नीति बनाएगी, योजनाओं को लेकर के आएगी ना। समझ रहे हो? यानी समाज के कल्याण और भलाई के लिए सरकार क्या करती है? लोक नीतियाँ बनाती है। तथा समाज में आर्थिक असमानता देख रहे हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया ना कि वजह से हमारे देश में 5 किलो वही राशन मिलता है, ये मिलता है। जैसे मान लीजिए महिलाओं को पैसे मिलते हैं, गर्भवती महिलाओं को पैसे मिलते हैं। सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएँ चल रही है ना। उसी प्रकार से जैसे अगर आप देखो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी योजना हमारे देश में चल रही है ना। ये योजनाएँ क्या है कि समाज में एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था खराब है भाई ना कि लड़के ज़्यादा हैं, लड़कियाँ कम हो रही, घट रही हैं। इसलिए सरकार की योजना जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ क्या एक प्रकार की लोक नीति है, पब्लिक पॉलिसी है। ये क्या कर रही है कि समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को क्या कर रही है लोक नीति सुधारने का काम कर रही है। आर्थिक भई आर्थिक असमानता भी समाज में है। आर्थिक रूप से लोगों को शक्तिशाली बनाने के लिए भी क्या है कि लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं कि सरकार का ये काम है कि भाई समाज में असमानता को दूर करना, समझ रहे हो? और समाज में सामाजिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सरकार हर प्रकार की योजनाओं को लेकर के आती है। जिसे अगर देखो जैसे वृद्ध 60 साल के ऊपर हैं उन लोगों को सरकार क्या करती है पेंशन देने का काम करती है। इस प्रकार की लोक नीतियाँ सरकार आर्थिक लिहाज से बनाती है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत सारी लोक नीतियाँ जैसे भई अगर कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं तो सरकार उसको लोन भी देती है, ठीक है? जिसके ज़रिए वो यानी एजुकेशन लोन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? कार-वार का भी लोन मिलता है भाई, घर बनाने का भी लोन मिलता है। ये सरकार की जो नीतियाँ हैं किसके लिए है? आर्थिक कारणों से नीतियाँ बनाई कि भैया हर आदमी के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए सरकार क्या करती है इस प्रकार की नीति, नियम और कानूनों को बना कर के क्या करती है, समाज में कह सकते हैं एक प्रकार की जो समस्या है, उसको सही करने का यानी आर्थिक समस्याओं को दूर करने का काम करती है। उसी प्रकार से हमारे समाज में जो सामाजिक व्यवस्था में समस्याएँ जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताया, जैसे सरकार की योजना हमने नाम लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो एक प्रकार की क्या कर रही है कि समाज में जो लड़कियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है उसको ठीक करने का काम करती है। उसी प्रकार से अगर आप देखें घरेलू हिंसा को लेकर के सरकार नियम कानून बनाती है, महिलाओं को लेकर के उनकी शिक्षा को लेकर के सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। ये सारे प्रयास सरकार की जो अलग-अलग योजनाएँ हैं, जैसे भई महिलाओं को भई पास होने पर उनको पैसे दे देगी या उनका एडमिशन यानी उनका
फीस माफ कर देगी, ठीक है? इस प्रकार की जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, ऐसे-ऐसे आपने बहुत सारी योजनाएँ सुनी होगी ना, बालिका योजनाओं को लेकर के सरकार तमाम योजनाएँ हमारे देश में चलाती है। ये सारी जो पब्लिक पॉलिसियाँ हैं, यही तो लोक नीति है। ये लोक नीतियाँ क्या करें? भई समाज में जो सामाजिक व्यवस्था है, उन सामाजिक व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम करती है ना। तो पब्लिक पॉलिसियाँ का तो यही महत्व है ना, इस समाज में जो आर्थिक असमानता है और समाज में जो सामाजिक समस्या है, उन सामाजिक समस्या और आर्थिक असमानता को दूर करने का काम करती है। भविष्य निर्माण के साधन है भई। देखो, सरकार की कोई भी जो नीति है ना, वो देश का भविष्य बनाती है, आने वाले लोगों का भविष्य, ठीक है? लोक नीति के क्षेत्र में भविष्य निर्माण बहुत इंपॉर्टेंट है। हालाँकि इसकी शर्त समाज की बेहतरी और भई जैसे अगर आप देखेंगे सरकार की कोई भी नीति, जैसे एजुकेशन को लेकर के सरकार की जो नीति, शिक्षा में जो नीति होती है, स्वास्थ्य में जो नीति होती है, सरकार की जो भी पब्लिक पॉलिसियाँ हैं, वो यही काम करने में लगी रहती हैं कि भाई जो आम लोग हैं, उनका भविष्य बेहतर हो, उनकी लाइफ बेहतर हो, अच्छा जिएँ, स्वच्छ पानी पिएँ। जैसे अगर देखोगे, जैसे जल को लेकर के सरकार की बहुत योजनाएँ चलती हैं भई, हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिले, हर व्यक्ति को शुद्ध पानी मिले, भैया सबको स्वच्छ हवा मिले, ठीक है? हर व्यक्ति पढ़ाई कर सके। देखते नहीं एजुकेशन में कितनी 8वीं तक की फ्री एजुकेशन चल रही है, होते हैं? या सरकारी स्कूलों में भैया बिल्कुल फीस नहीं लगती है। ये सारी चीज़ें क्या है? ये भविष्य निर्माण के साधन हैं। यानी जो सरकार की जो भी लोक नीतियाँ होती हैं, यानी जो भी पब्लिक पॉलिसियाँ होती हैं, जो सरकार की भाई कोई भी योजना है, देखो सरकार की जो योजनाएँ शिक्षा में हैं, सरकार की जो भी योजना स्वास्थ्य में चलती हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा में सरकार जो भी योजना चलाती है, वो भविष्य निर्माण को ध्यान में रख के चलाती है। भाई लोगों का भविष्य बन सके, आने वाली जो पीढ़ी है, वह पढ़ी-लिखी रहे, वह स्वस्थ रहे। देखते ना पोलियो को ड्रॉप-व्रॉप पिलाई जाती, देखते नहीं थे? ये जो पोलियो दवाई पिलाई जाती है, फ्री में पिलाती है सरकार। क्यों पिला रही है? भई ताकि भविष्य निर्माण बेहतर हो, नहीं तो ये ड्रॉप्स नहीं पिलाएँगे तो सब आदमी लूड़ा ये विकलांग पैदा हो जाएगा ना, इसलिए। ये क्या है? ये भविष्य निर्माण के लिए, यानी सरकार की जो लोक नीतियाँ होती हैं, क्या करती हैं? वह बच्चों का भविष्य निर्माण करती हैं। आप समझ रहे हो? ये भविष्य निर्माण ही तो है। अरे बताओ, जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे प्रकार के सरकार टीके लगवाती है, ठीक है? ये मैंने आपको पोलियो का तो बता ही दिया। दूसरा एजुकेशन में जो सरकार काम कर रही है, यानी जो सरकार की लोक नीतियाँ हैं, वह लोगों के फ्यूचर को बना रही हैं, भविष्य को बनाने में काम करती हैं। खास तौर से चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हमारी सरकार की कोई भी कोई भी योजना हो, हर योजनाओं का मेन मकसद या कह सकते हैं मेन काम यही है कि लोगों के भविष्य का निर्माण करना। भई आम जनता जो है उसका भविष्य बेहतर हो। हर लोक नीति का यही महत्व है। ठीक है? वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप बच्चे जो हैं भई उसको कॉपी दे दे रहे हैं, उसको पेन दे दे रहे हैं, दोपहर में खाना भी दे दे रहा है, मिड डे मील जो योजना चलती है, अरे भाई मिड डे मील जो योजना भविष्य को निर्माण में ध्यान में रख के काम कर रही है ना, जैसे मैंने आपको ये एक योजना का नाम लिया मिड डे मील, जिसको बोलते हैं मध्यांतर भोजन, ठीक है? तो मिड डे मील योजना जो चलाई जा रही है, वो भी क्या है? ये सरकार की योजना इसलिए बनाई गई है ताकि बेहतर भैया बच्चे जो हैं, वो कुपोषण का शिकार ना हो सके, उनको भोजन मिले, खाना मिले, जिससे वो भई स्वस्थ रहें और देश का भविष्य बन सके ना। तो ये सारी योजनाएँ क्या यानी लोक नीति क्या करती है? भविष्य निर्माण के साधन के रूप में काम करती है। तो लोक नीतियों का क्या है? ये महत्व है, ठीक है? अगर आप लोग थोड़ा-सा भी लोक नीति को समझने की कोशिश करेंगे, तो बहुत आसानी से आप इस पूरी बात को समझ जाएँगे कि लोक नीति का महत्व क्या है और लोक नीति की भूमिका समाज में हर वर्ग में ही बता दूँ, भूमिका क्या है? भई समाज को बेहतर बनाने में लोक नीतियाँ ही काम करती हैं, सरकार की जो योजनाएँ हैं। ठीक है? भाई आज हमारे समाज में सड़क की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, शिक्षा की समस्या हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, इन समस्याओं में अगर देखोगे तो सरकार की जो योजनाएँ हैं, सरकार की योजनाएँ ही तो सारी क्या कर रही हैं इसमें काम कर रही हैं। तो क्या करें? बेहतर करें ना, इनकी भूमिका क्या है? भई अगर हम लोग बात करें जो लोक नीतियाँ होती हैं, लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में काम करती हैं। लोगों को शिक्षा देने में इनकी भूमिका है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देने में, ठीक है? सड़क देने में, बिजली देने में, ठीक है? क्या है? यानी जो लोक नीतियाँ हैं, इनकी सबसे बड़ी भूमिका लोगों के स्वास्थ्य को, जीवन को बेहतर बनाने में काम करती हैं और लोक नीतियों का महत्व तो हम लोगों ने आपको बताया ही बताया, कितना सारा महत्व है, ठीक है? भविष्य निर्माण करती हैं, सामाजिक समस्याओं को लोक नीतियाँ
दूर करने का काम करती है। समाज में जो समस्या है, समाज में आर्थिक असमानता है, भाई समाज में कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है? तो सरकार का ये काम है कि लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति ऐसी बनाए कि भाई जिसमें गरीब व्यक्ति भी जीवन यापन कर सके, वो भी 2 टाइम की रोटी खा सके। सरकार का मेन यही जैसे मैंने आपको बताया ना कि जिसमें जो कोरोना के बाद से अनाज को लेकर के 5 किलो वो अनाज दे रहे हैं, कुछ भी उसमें जो बँट रहा है, वो आप मान लीजिए क्यों बना? वो यानी समाज में आर्थिक असमानता है ना, तो समाज में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए लोक नीति चलती है। जैसे अभी उज्ज्वला योजना चल रही थी जिसमें लोगों को भैया सिलेंडर मिल रहा था, ठीक है? उज्ज्वला योजना सरकार की जितनी योजना है तुम लोग एक पढ़ लेना। उज्ज्वला योजना दुनिया भर की हर सरकार चलाती है, ठीक है? ऐसा नहीं हर समाज में चलाती है, चाहे एससी, एसटी उनको भी ध्यान रखें कि माइनॉरिटी के लिए दुनिया भर की योजनाएँ चलती हैं, ठीक है? तो ये सब पब्लिक पॉलिसी है, ठीक है? तो पब्लिक पॉलिसियों का काम ही है लोगों के यानी एक प्रकार से कल्याण की बात करना। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा और लोगों के जीवन को बेहतर बनाना ही क्या है? लोक नीतियों का काम है। ये लोक नीतियाँ इसलिए कह सकते हैं यानी देश के भविष्य को बेहतर बनाने में कह सकते हैं लोक नीतियों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। और लोक नीतियों की जो भूमिका है, वो समाज में हर एक व्यक्ति को सरकार की कोई भी योजना होगी, वो हर एक व्यक्ति को प्रभावित करेगी ही करेगी। समझ रहे? हो सकता है किसी को यानी किसी को पॉजिटिव करेगी तो किसी को चाहे नेगेटिव करेगी, लेकिन करेगी ही करेगी, ठीक है? तो लोक नीतियों के कारण ही समाज बेहतर होता है और समाज में असमानताओं को लोक नीतियों के कारण हम लोग क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर आप लोग जितना बेहतर समझेंगे और आपको ये किताब उतनी ज़्यादा बेहतर समझ में आएगी, ठीक है? और इससे लोक नीति को लेकर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा। उसमें जो कुछ पूछा गया, जो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही चीज़ें आपको क्या है एग्ज़ाम में भी लिख कर के आनी जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ओके? देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा भाई? चैप्टर नंबर 2 हमारा है लोक नीति मॉडल यानी जो भी लोक नीतियाँ बनाई जाती हैं, उनका मॉडल क्या होता है? ठीक है? यानी लोक नीतियों को बनाने में कौन-कौन से मॉडल हैं? तो जैसे अगर हम मॉडल की बात करेंगे तो लोक नीति का जो पहला मॉडल भाई वृद्धिशील मॉडल। ठीक है, लोक नीति का। दूसरा मॉडल जो है लोक नीति बनाने के लिए नीति प्रक्रिया के अभिजात मॉडल, ठीक है? और तीसरा जो मॉडल है लोक चयन मॉडल, यानी लोक नीति का ये 3 मॉडल हैं। तीनों में से कह सकते हैं एक आ सकता है पेपर में, ठीक है? जो पूछेंगे लोग मोस्टली अगर मैं कहूँ तो, ठीक है? तो लोक नीति का पहला अगर आप देखेंगे तो तर्क संगति मॉडल, मॉडल निर्माण में तर्क संगति। तर्क संगति का मतलब ये होता है भाई मेरे कि सरकार जो भी लोक नीति बना रही है, वो तर्क संगत होनी चाहिए। यानी समाज में वो सही हो, ऐसा नहीं कि सरकार को जो मन कर रहा है वही लोक नीति बना दे रही है, वही पब्लिक पॉलिसी बन जा रही है। तर्क संगत होनी चाहिए। तर्क संगत विचार ने द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अवधि में नीति निर्णय करके अध्ययन का स्थान प्राप्त कर लिया है। तर्क संगत दृष्टिकोण के लिए 2 प्रमुख स्रोत हैं। एक है आर्थिक तर्क संगत और दूसरा है नौकरशाही तर्क संगत। तर्क संगत का मतलब है कि जैसे मान लो कि भाई सरकार को लोक नीति बनानी है, पब्लिक पॉलिसी बनानी है, ठीक है? तो सरकार आर्थिक रूप से तर्क संगत होना चाहिए। कोई भी जो लोक नीति बने ना, आर्थिक लिहाज से सही हो। दूसरा नौकरशाही के अकॉर्डिंग, यानी नौकरशाही समझते हो कि जो अधिकारी हैं, इनके हिसाब से जैसे कि भाई ये उस लोक नीति को लागू करवा पाएँगे कि नहीं लागू करवा पाएँगे, ठीक है? इस प्रकार से लोक नीतियाँ तर्क संगत होनी चाहिए। लोक नीति में तर्क संगत कल्पना के रूप में लागू किया जाता है। इसका स्रोत आर्थिक व्यक्ति के रूप में माना गया है। यानी व्यक्तिगत स्वयं हितों में इसकी गणना की गई। वेबर का मानना है कि जर्मन अर्थशास्त्री मैक्स वेबर कहता था तर्क संगत यानी अत्यधिक समुचित साधनों के माध्यम से वंचित प्राप्त करना, जिसके माध्यम से नीति निर्माण अध्ययन में परिवर्तन किया जा सके। देखो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई सरकार की अगर कोई भी लोक नीति है, अगर लोक नीति बन रही है तो भाई वो तर्क संगत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और कोई भी जो लोक नीति है उसका अगर निर्माण किया जा रहा है जो लोगों के जीवन को बदल सके, जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके। अगर आप कोई भी लोक नीति बना रहे हैं तो सबसे पहले आर्थिक कारणों को जरूर देखें। आर्थिक रूप से तर्क संगत होनी चाहिए, ठीक है?
ये होनी चाहिए। दूसरा नौकरशाही के अकॉर्डिंग, नौकरशाही यानी जो अधिकारी वर्ग है, वो अधिकारी वर्ग उस लोक नीति को, उस पब्लिक पॉलिसी को सही से लागू करवा पाएगा कि नहीं लागू करवा। कोई भी सरकार की जो पब्लिक पॉलिसी है, वह समाज के अकॉर्डिंग भी क्या होनी चाहिए, तर्क संगत का मतलब है कि जो लोक नीतियाँ बने वो सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार कोई भी जो लोक नीति बना रही है, वो भाई किसी वर्ग को लुभाने के लिए, ललचाने के लिए। आज तक तुम लोग देखते हो कि हमारे देश में जो भी लोक नीति बनती, ज्यादातर लोक नीतियां चुनाव में बना रहे हैं लोग, देखते ना, इलेक्शन होता रहता है तभी लोक नीतियां बनती है, तभी कोई भी योजना का ऐलान करने। तो वो लोक नीतियां तर्क संगत नहीं हो, सिर्फ वोट पाने के लिए लोग बनाते ना। अब देखो भारत में जो भी लोक नीति बनती, किस कैसी बनती है जी, कोई भी लोक नीति बना रहा है तो सिर्फ इलेक्शन में बनाते हैं, चुनाव के समय कुछ दिन बाद बनाते हैं, जाकि ताकि जनता उनको भैया वोट दे दे, ठीक है, ललचाने के लिए, लुभाने के लिए। उनको उससे कोई मतलब नहीं, तुमको हानि होगी, लाभ होगा, क्या नहीं होगा, उसको कोई मतलब नहीं। यानी वो जनता को सिर्फ लालच देने के लिए ज्यादातर आज अगर हम लोग देखेंगे तो लोक नीतियां बनाई जाती हैं। वो आर्थिक चीजों को भी नहीं देखती हैं, ना तो नौकरशाही का ध्यान रखती हैं। आज ज्यादातर जो सरकारें जनता के लिए ऐसी लोक नीतियों का निर्माण कर रही हैं जो लोक लुभावनी है, वो तर्क संगत हो या नहीं हो, यानी सरकारों को इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना, देखते नहीं आज जब इलेक्शन होता तो कोई भी तर्क संगति नीति मॉडल का मतलब यही कि जो भी लोक नीति बन रही है वो सही होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। समझ रहे हो कि ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि भाई आपने कोई ऐसी लोक नीति बना दी जिससे लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया, लोग काम ही नहीं कर रहे हैं कि सरकार इतना पैसा दे रही, काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या आपने ऐसी कोई लोक नीति बना दी कि भाई एक वर्ग तो बहुत ज्यादा धनवान हो गया है और दूसरा वर्ग तो बिल्कुल कहते हो उसके पास कुछ खाने को बचा ही नहीं, बिल्कुल गरीब होता चला जा रहा है, ठीक है। यानी कोई भी जो लोक नीति बने वो आर्थिक लिहाज से, सामाजिक लिहाज से सही होनी चाहिए। यानी ये ध्यान रखना हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लोक नीति ये बताती है समाज के सभी प्राकृतिक मूल्य, उनसे संबंधित जानकारी हो, उपलब्ध सभी जानकारियों विकल्प, उपलब्ध सभी नीति विकल्पों की जानकारी हो, प्रत्येक नीति विकल्पों में उनके परिणाम की जानकारी हो, प्रत्येक नीति विकल्पों के लिए लाभ से लागत औसत की गणना हो, सबसे दक्षतापूर्ण नीति विकल्प में चयन। यानी कोई भी अगर आप लोक नीति बना रहे हैं तो उसके कोई ये कह रहे हैं कि सरकार अगर कोई भी योजना बना रही, कोई भी लोक नीति बना रही, तो सबसे पहले जानकारी इकट्ठा कर लो, ठीक है, उसके बारे में प्राप्त कर लो। वो लोक नीति का रिजल्ट क्या निकलेगा भाई, अगर लोक नीति बना दोगे उससे यानी जनता पर क्या परिणाम आएगा, ठीक है। ऐसा तो नहीं जनता में कोई नकारात्मक माहौल बन जाए, ठीक है। या अगर आप कोई भी लोक नीति बना रहे हो तो उससे लाभ क्या होगा, इसकी भी गणना सरकारों को करनी चाहिए। कोई भी लोक नीति बनाई जा रही है तो उसमें हम देखें कि लोक नीति योग्यता और उसमें कौन कौन सी शर्तें हैं। लोक नीति बनाते समय इन सारी बातों का क्या हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो कोई लोक नीति तर्क संगत है। ऐसा ना हो कि लोक नीति सिर्फ लोगों को ललचाने के लिए, लुभाने के लिए और लोगों के वोट लेने के लिए आपने कोई भी लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी आपने बना रखी है। तर्क संगत तर्क संगति नीति मॉडल यही करता है कि लोक नीतियों को बनाते समय या लोक नीतियों का निर्माण करते समय हमारी सरकारों को, कह सकते हो कि इस चीज का जो मैंने आपको बताया, सरकारों को इस चीज का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोक नीतियों को बनाते समय सबसे पहले लोक नीतियों से संबंधित जानकारी इकट्ठा कर लें, पहली बात। दूसरा, लोक नीति जब बन रही है तो उसमें और भी विकल्पों को देख लें, ठीक है। लोक नीतियों को बनाते समय लोक नीति जब बने उसका परिणाम क्या निकलेगा, लोगों को पर कैसा इफेक्ट करेगी, लोक नीति को बनाते समय भाई उस लोक नीति से कितना लाभ होगा, कितनी हानि होगी, इसका भी अध्ययन करना यानी इसकी भी गणना करनी चाहिए। लोक नीति बनाते समय उसमें क्या क्या योग्यता होगी, क्या क्या शर्तें होगी, लोक नीतियों में लोक नीति बनाते समय इन सारी चीजों का हमें क्या है, ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी लोक नीति बनाते समय तर्क संगत लोक नीति होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी आप लोक नीति बना दे रहे हैं, ठीक है। जैसे लोक नीति का वृद्धिशील मॉडल, देखो वृद्धिशील जो मॉडल है कि लोक नीति को बताता कि जिससे समाज में भैया वृद्धि हो, विकास हो, इस प्रकार से लोक नीति हम लोगों को बनानी चाहिए। देखिए चार्ल्स ने परंपरागत तर्क संगत मॉडल की आलोचना की है, जिन्होंने साइमन और अन्य के द्वारा तर्क मॉडल का समर्थन किया, उन्होंने इन्हें कठोर आलोचना की है और इसके निर्णय निर्माण के अत्यंत आवश्यक होने के विषय में रद्द किया है।
जिसमें लक्ष्यों को परिभाषित करना, विकल्पों का चयन और उसमें विकल्पों की तुलना के बारे में बताया गया है। देखो निर्णय निर्माण के 2 मॉडल हैं। यानी सरकार अगर कोई भी लोक नीति बना रही है तो 2 चीज़ों का खास ध्यान रखें, तर्क संगत हो भाई, तर्क संगत ये बताता है कि लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी बनाते समय ध्यान रखिए कि वो समाज में सही है, गलत है। दूसरा वृद्धिशील दृष्टिकोण, यानी वो समाज में वृद्धि कर सके, बढ़ोतरी कर सके, समाज का भला कर सके, समाज को आगे बढ़ा सके। यानी कोई भी अगर आप लोक नीति बना रहे हैं, सरकार अगर कोई भी योजना बना रही है तो इस बात को रखे तर्क संगत, मैंने आपको बता दिया कि भाई वो सही हो, सटीक हो, ऐसा ना हो कि लोगों को लुभाने के लिए तर्क संगत सही होनी चाहिए, उससे कितना हानि होगी, कितना लाभ होगा, उसमें क्या योग्यता होगी, क्या नहीं होगी, ठीक है? और लोक नीति बनाते समय आप अध्ययन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर लें, आंकड़े जुटा लें लोक नीति को बनाते समय, ये होती तर्क संगत। और वृद्धिशील दृष्टिकोण बताता है कि लोक नीति को बनाते समय इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो समाज के लिए अच्छी है या नहीं है, समाज में उससे कितनी तरक्की होगी, कितना तरक्की नहीं होगी, समाज का कितना विकास होगा या कितना विकास नहीं होगा। यानी वृद्धिशील, यानी कोई भी लोक नीति बनाते समय सरकार का वृद्धिशील दृष्टिकोण या वृद्धिशील मॉडल ये कहता है कि लोक नीतियां ऐसी हैं जो समाज को आगे बढ़ाती हों, समाज में व्यवस्था को बेहतर बनाती हो, ठीक है? सरकार की कोई ऐसी नीति ना हो जिसके जरिए कि समाज में अव्यवस्था फैले या समाज की जो वृद्धि है वो रुके या प्रभावित हो, ठीक है? यानी वृद्धिशील मॉडल का मतलब होता है कि तरक्की हो, ठीक है? सरकार देखो, सरकार अगर कोई नीति बना करके भैया पैसा खर्च कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि समाज हमारा आगे बढ़े, वृद्धि करे, प्रोग्रेस करे। तो वृद्धिशील मॉडल इस बात को कहता है, वृद्धिशील दृष्टिकोण यही है कि प्रोग्रेस रहे, यानी उस लोक नीति से, सरकार की उस पॉलिसी से, उस योजना से भाई हर एक व्यक्ति को फायदा हो, लाभ हो या समाज को लाभ हो, समाज बढ़े, देश बढ़े, ये भी कह सकते हो वृद्धि हो। समाज में वृद्धि का मतलब डेवलपमेंट हो, ठीक है? कि सरकार की जैसे कोई योजना, जैसे सड़क को लेकर के है, पानी को लेकर के है, बिजली को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, स्वास्थ्य को लेकर के है, ठीक है? तो वृद्धिशील जो मॉडल कहता है कि वो एक प्रकार से मूल्यों और लक्ष्यों का चयन करना अत्यंत आवश्यक है। भाई अगर आप कोई भी या लोक नीति बना रहे हो तो इसको ध्यान रखो, लक्ष्यों का चयन कर लो, यानी आप उस नीति से कौन-कौन से टारगेट को प्राप्त करना चाहते हैं, आपके कौन-कौन से लक्ष्य हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं सरकार में बैठा हूँ, ठीक है? मैं सरकार में हूँ और मैं कोई योजना बना रहा हूँ, ठीक है? तो योजना बनाते समय हमारे टारगेट भी होने चाहिए, ठीक है? लोक नीति को बनाते समय, पब्लिक पॉलिसियों को बनाते समय, ये तभी तो वृद्धिशील मॉडल होगा, तभी तो कुछ आगे समाज बढ़ेगा। जैसे मैंने मैंने बना लिया है कि भाई, ठीक है? कोई भी योजना समाज में अगर कोई कोई भी योजना आ रही है तो उस योजना से तरक्की होनी चाहिए। उससे कुछ लक्ष्य बनाओ कि भाई 5 साल के बाद, 1 साल बाद, 2 साल के बाद, 3 साल बाद आप जैसे ही लक्ष्य रखेंगे, आपको लक्ष्य बना कर के योजनाओं को लागू करवाना चाहिए, ताकि आप लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो उससे हमारा समाज क्या करेगा? वृद्धि करेगा, विकास करेगा, ठीक है? ऐसा नहीं आँख बंद करके जो मन में आ रहा है वही योजना बना दे रहा है, ठीक है? जनता उसको वोट दे दे, ऐसी योजना नहीं बनानी है, ठीक है? यानी हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे अच्छी नीति की जाँच ले जो एक नीति प्रत्यक्ष हो। भई नीतियों यानी लोक नीति बनाते समय सबसे पहले ये भी देख लो कि लोक नीति सही होनी चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि सरकार के कुछ वर्गों को फ़ायदा पहुँचाए, सबके लिए अच्छी हो। लोक नीति बनाते समय ख़ास तौर से हमें निर्भरता को भी देखनी चाहिए। इससे तो नहीं कि लोग ज़्यादा सरकार पर निर्भर हो जाएँगे कि नहीं हो जाएँगे, वो काम छोड़ देंगे। तो लोक नीति भैया ऐसी होनी चाहिए जो समाज का भला कर सके, लोगों का भला कर सके, देश का भला कर सके और लोक नीतियों को बनाते समय हमें लक्ष्यों को रखना चाहिए ताकि सरकार के जो लक्ष्य उनको हम लोग प्राप्त कर सकें। जैसे मान लीजिए कि भाई मुझे एक नीति बनाती है। आज एक व्यक्ति जो है आज हमारे देश में ₹100 कमा रहा है डेली, ठीक है? तो लोक नीति ऐसी बनानी चाहिए कि आदमी आने वाले 2 साल में, 3 साल में वो 100 की जगह 150 ₹200 कमाने लग जाए, ठीक है? इसको बोलते हैं लक्ष्य निर्माण करके, तभी तो बोलोगे कि वृद्धिशील दृष्टिकोण है, वृद्धिशील मॉडल है लोक नीति का कि समाज जो है क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, ठीक है? तो इसको बताते हैं कि लोक नीति को बनाते समय आप कुछ मॉडल सामने रखेंगे, ठीक है? यानी वृद्धिशील मॉडल इसी को बताता है, ठीक है? तो कहता है कि समाज जिससे वृद्धि करे, समाज की जिससे तरक्की हो, तो 2 खास तौर से वृद्धिशील मॉडल आपसे पूछा जा सकता है और यही कहता है कि समाज जिससे आगे बढ़े। लोक चयन मॉडल क्या होता है? लोक चयन का मतलब होता है कि
अगर आप कोई भी पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, लोक नीति बना रहे हैं, तो आप खास तौर से जो लोग हैं, लोगों की जो लोग हैं, उनको ध्यान में रख के पब्लिक पॉलिसी बनाई जाए, ठीक है? सिलेक्शन के आधार चयन करके बनाए पब्लिक पॉलिसी, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी पब्लिक पॉलिसी है उसको बनाते समय आप सिलेक्शन ना करें, ध्यान ना दें। देखो, जैसे मान लीजिए सरकार को अगर कोई भी लोक नीति बनानी है, सबसे पहले उसके लिए तैयारी हो, उसके लिए अध्ययन हो, उसके लिए स्टडी हो, उसके लिए आप आंकड़े इकट्ठा करें, तब जाकर के आप कोई भी लोक नीति बनाएँ, आप कोई भी योजना बनाएँ, ठीक है? ऐसे आपको कोई भी योजना नहीं बना देनी चाहिए बिना चयन करके, ठीक है? यानी आप उस लोक नीति में यानी किस-किस को शामिल करेंगे, किसको शामिल नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हो? प्रायः सरकारी खर्चों पर कार्यक्रमों का अत्यधिक धन खर्च करेंगे ताकि लोगों उनके कार्यों को आकर्षित हो सके। चुनाव के समय में एक कई आदमी आम आदमी को दिखाई दें और बाद में चुनाव हो जाए तो चुनाव के बाद अधिक कर लगा देना, सरकार के बजट को घाटा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। कह रहे हैं कि ये भाई कि कोई ऐसी लोक नीति मत बनाओ कि भाई यो चुनाव के समय तो जनता को आज दिखा दिया था ये मिलेगा और बाद में चुनाव के बाद आप कुछ ना दें या लोक नीति ऐसी ना हो जिससे बजट में घाटा हो, देश घाटे में जाए। ऐसी कोई लोक नीति मत बना दो, ठीक है? जिससे कह सकते हैं सरकार के पैसे में कमी आए या सरकार के पास जो इनकम है, सरकार की इनकम ना हो, बंद हो जाए या सरकार का बजट घाटे में चला जाए। इस प्रकार की लोक नीतियाँ नहीं होनी चाहिए। तो लोक नीतियों को बना लोक लुभावनी लोक नीतियाँ ना बनाएँ। लोक नीतियों को बनाते समय आप यानी एक प्रकार से कह सकते हैं लोगों भी जो लोक नीति है, लोक चयन करके बनाएँ, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप चीज़ों को देख करके बनाएँ, ऐसी लोक नीति ना बनाएँ, जिससे कह सकते हैं कि आने वाले समय में सरकार के पास पैसा कम पड़ जाए या सरकार घाटे में चली जाए या बजट आपका कम पड़ जाए। तो लोक नीतियों को बनाते समय खास तौर से हमें तर्क संगत के आधार या तर्क संगत जो मॉडल है उसका ध्यान में रखना चाहिए। भाई कोई भी लोक नीति है तर्क संगत होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। कोई भी लोक नीति उसके हम लोगों ने बात किया दूसरा जैसे मैंने आपको बताया कि लोक नीति कोई भी होता है वृद्धिशील होनी चाहिए भाई जिससे तरक्की हो, वृद्धि हो। लोक चयन यानी आप चयन करके सिलेक्शन करके बनाएँ, ठीक है? कि लोक नीति ऐसे ऐसे ना बनाएँ कि चुनाव के समय आपने कोई भी लोक नीति बना दी, लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को ललचाने के लिए और बाद में वो लोक नीति इतना ज़्यादा कारगर नहीं थी और जिससे सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा हो गया और बजट माइनस में चला गया, सरकार घाटे में चली गई। अब जनता पर सरकार टैक्स लगा-लगा करके वसूल रही है, ठीक है? पहले तो पैसा बाँट दिया, बाद में अत्यधिक कर लगा दिया। तो इस प्रकार की लोक नीतियाँ ना बनाएँ जो जनता को बाद में कष्ट दें, ठीक है? ये यानी लोक नीतियों को बनाते समय इन सारी चीज़ों को हमें क्या है, ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी सरकार अगर योजना बनाती है तो, ठीक है? देखिएगा, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 क्या रहेगा? भारत में बजट और बजट चक्र की अवधारणा और महत्व, ठीक है? जिसमें हम लोग देखेंगे बजट संबंधी प्रक्रिया में प्रमुख संस्थाओं के कार्य। यानी बजट बनाते समय भाई कौन-कौन सी संस्थाएँ कार्य करती हैं और वार्षिक बजट की तैयारी कैसे की जाती है, ये सारा इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? जैसे बजट बनाने में कौन-कौन सी संस्थाओं के काम करती हैं, ठीक है? जैसे बजट जब बनता भारत में देखो, बजट का मतलब है भई सालाना जो होगा, कौन-कौन से काम होंगे, कितना किस योजनाओं पर खर्चा किया जाएगा, सरकार बजट बनाने का काम करती है। खास तौर से अगर आप देखेंगे, तो केंद्र सरकार इसको बनाती है, ठीक है? और राज्यों में राज्य सरकारें जो होती हैं, अपने-अपने राज्यों का भी बजट तैयार करती हैं, ठीक है? बजट का मतलब क्या होता है भई? लेखा-जोखा, साल भर में कितना खर्चा होगा, कितना किस पे जाएगा, ठीक है? किसमें कितना पैसा लेंगे, जैसे मान लीजिए भाई शिक्षा पर कितना पैसा खर्चा होगा, ठीक है? स्वास्थ्य पर कितना पैसा खर्चा होगा, ठीक है? अगर मान लीजिए कि सेना पर कितना पैसा खर्चा करेंगे, रेलवे पर कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बजट को इंगित करती हैं और बजट को बताती हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं भाई बजट, ठीक है? तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करें बजट संबंधी प्रक्रिया और संस्थाएँ। देखो, भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया वास्तव में कठिन कार्य है। भाई भारत में जो बजट बनाने की तरीका है, वो बहुत कठिन है। यह विभिन्न स्तरों पर विधायी संस्थाओं से ये भारत में जो बजट बनता है, इसमें कई सारी जो संस्थाएँ हैं सरकार की, वो काम करती हैं। ठीक है? संघीय स्तर पर यानी केंद्र सरकार पर अगर आप देखेंगे, तो बजट बनाने में कई सारे जो संस्थाएँ हैं
और जो है वो काम करते हैं। तो बजट जिसका पालन करना पड़ता है, यानी बजट कोई एक व्यक्ति नहीं, बजट बनाने में कई सारी कमेटियां हैं, बहुत सारी लोग इसमें लगते हैं, तब जाकर के बजट बनता है। तो बजट बनाने में पहली संस्था कौन सी भाई? संसद। देखिएगा, संसद काम करती है बजट में। भारत में संसद सबसे उच्चतम है, निकाय है, जिसमें बजट संबंधी प्रक्रिया का निष्पादन किया जाता है। देखो, भारत की संसद में तो बजट सबसे पहले पेश किया जाता है, किसमें जी? लोकसभा में। ठीक है, तो संसद में अगर आप देखेंगे तो लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। ठीक है, और बजट कौन पेश करता है जी? वित्त मंत्री पेश करता है। देखा होगा ना, जब जिस दिन बजट भाषण होता है 1 फरवरी को होता है, तो वित्त मंत्री आकर के जितना बजट है भाई, किसमें कितना पैसा खर्चा होगा, कितने किसमें पैसा कितना जाएगा, ये सारी बातें आकर के वित्त मंत्री जो होता है बोलता है। भारत सरकार का जो वित्त मंत्री होता है, भारत की संसद यानी लोकसभा में आकर के वो बजट भाषण देगा। तो यानी बजट में पहली संस्था क्या है? संसद है। ठीक है, बजट में आय और व्यय के लिए संसद से अनुमोदन करवाना अनिवार्य है। भाई जो बजट होता है, जितना बनेगा भाई, किस किस चीज में कितना पैसा दिया जाएगा, कितना कितना पैसा नहीं दिया जाएगा, कितना पैसा खर्च होगा, इन सब के लिए जो बजट बनाया जाता है संसद से पास करवाया जाता है। संसदीय लोकतंत्र के मानकों के आधार पर अगर हम लोग बात करेंगे, देश में लोक निधि के संरक्षक के रूप में संसद की यह जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी देश की जो लोक निधि है वह संसद की जिम्मेदारी है कि वो क्या करती है भाई, बजट खास तौर से जो तैयार होता है उसको एक प्रकार से एक अनुमोदन करती है, उसको स्वीकृति प्रदान करती है, परमिशन देती है। संसद के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा, राज्यसभा, जिसकी अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति द्वारा जाएगी, उसकी समीक्षा यानी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं जो पूरा यानी जो पूरा फाइनेंशियल होता है, पूरा जो डाटा होता है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। यानी ठीक है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति होगा उस पर क्या करता है? साइन करता है। देखो, संसद में जो वित्त मंत्री होता है वो सरकार का बजट लाके पढ़ेगा, वही सरकार ने जो पूरा बजट तैयार किया है। ठीक है, तो संसद में पास होगा, उस पे बाद में जाकर के जो राष्ट्रपति होता है उस पे साइन करता है। यह वार्षिकीय वित्तीय विवरण मुख्य रूप से बजट दस्तावेज है। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि भारत में संविधान में बजट नामक शब्द की स्थापना नहीं की गई है, यह उसमें शामिल नहीं। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में, जिसमें निचले सदन लोकसभा से ही बजट संघ के बजट के साथ वित्तीय मामलों की संपूर्ण नियंत्रण होता है। यानी खास तौर से जो लोकसभा होती है, लोकसभा ही पूरे बजट को कंट्रोल करती है और बजट भाषण भी लोकसभा में प्रस्तुत होता है और फिर उस बजट को संसद से पास करवाया जाता है। भाई संसद उसको परमिशन देती है, हाँ भाई इस पे इतना पैसा खर्च होगा, इतना पैसा खर्च होगा। यानी बजट बनाने में जो हमारी संसद है, संसद की भैया सबसे बड़ी भूमिका रहती है। बजट जो है संसद में पढ़ा जाता है, कितना किस योजनाओं पर खर्चा होगा, कितना किस योजनाओं पर खर्चा नहीं होगा, और बाद में इसी बजट को संसद में पास कर दिया जाता है। बजट बनाने में दूसरी जो सरकार की जो कह सकते हैं कि संस्था है राजनीतिक कार्यकारी। भारत में कार्यकारी यानी कार्यपालक बजट संबंधी प्रक्रिया में समान रूप से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वित्त मंत्री यानी संसद में बजट प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय इसके रूप में काम, बजट बनाने में किसका काम होता है भैया? वित्त मंत्रालय जो होता है और वित्त मंत्री। बजट बनाने में दूसरा काम किसका है भैया? वित्त मंत्रालय। जो हम बात करते हैं ये पूरा वित्त मंत्रालय बजट को बनाता है। ठीक है, वित्त मंत्रालय बजट संबंधी प्रक्रिया का एक नोडल अभिकर्ता है। लोकसभा के समक्ष बजट प्रस्तुत करने के लिए सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व और खर्च के अंतिम आंकड़े बनाने को तैयार करने के लिए का कार्य वित्त मंत्रालय करता है। बजट बनाने का पूरा काम कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है। और सरकार का जो भी खर्चा है और इसका पूरा आंकड़ा वित्त मंत्रालय क्या करता है? अपने पटल पर यानी का कार्य वित्त मंत्रालय करेगा। और सुनिश्चित किया जाता है कि गारंटी दी जाती है कि देश में वित्त संबंधी कार्य की समुचित देखभाल और व्यवस्था की गई। यानी पूरी देखभाल बजट की कौन करता है? वित्त मंत्रालय। बजट बनाने में दूसरी सबसे बड़ी जो संस्था है कह सकते भाई वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय ही बजट को तैयार करता है। और वित्त मंत्री जो होता है, खास तौर से केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री होगा वो जाकर के पूरे बजट को संसद में पढ़ देता है। और वित्त मंत्री, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय में भैया जो अधिकारी लोग होते हैं, ये लोग मिलकर के क्या करते हैं? बजट को पूरा तैयार करते हैं। तैयार करने का काम। अगला बजट बनाने में कौन लोग है? लेखा परीक्षक विभाग। ठीक है, जिसको खासतौर से सीएजी बोला जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण संस्था बजट की प्रक्रिया में
काम करती है वह है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो बजट बनाने में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, जिसको सीएजी कहा जाता है, इनका भी कार्यालय काम करता है बजट बनाने में। संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो बजट बनाने में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय संसद की ओर से लेखा परीक्षक का कार्य करता है और सरकार के विभाग द्वारा सभी वित्तीय व्यवहार की जांच परख करता है। यानी सरकार का जो वित्तीय बजट होता है, सरकार का जो एक प्रकार से खर्चा वर्चा होता है, उसका एक प्रकार से परीक्षण करता है, चेक करना है, ऑडिट करने का काम होता है। ऑडिट कौन करता है? एक प्रकार से जो सीएजी होता है, ठीक है, सीएजी ऑडिट करता है कि सरकार भैया जो खर्चा वर्चा है उसको चेक करेगा और कानून रूप से वो क्या करता है, उसको वैध देता है। सरकार का क्या खर्चा, कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा नहीं होगा, इसको देने का काम जो सीएजी करता है। यानी बजट बनाने में एक बड़ा काम क्या करता है, सीएजी करता है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। यानी आप लोग कह सकते हैं कि जो बजट वित्त मंत्रालय ने तैयार कर रखा है, उस बजट को ऑडिटर यानी ऑडिट करेगा, यानी उसको चेक करेगा, रीचेक करता है। रीचेक उचेक कौन करेगा? पूरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भैया कितना खर्चा है और उसके पूरे की जांच परख करने का काम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो कार्यालय है वो पूरा इस कार्यालय को करने का काम करता है। बजट बनाने में अगर हम लोग बात करें, जो चौथी संस्था संसद की समितियां, तो बजट बनाने में संसद में अलग अलग समितियां होती हैं, ये समितियां भी बजट बनाने का कार्य करती हैं। अंतिम रूप से देश के बजट में बजट संबंधी प्रक्रिया में आकलन करना। भाई अगर देश का बजट बन रहा है तो जो बजट बनता है उसका आकलन करना, उसका लोक लेखा और एक करना संसद की समितियों का काम है। इसी तरह 24 विभागीय अस्थायी समितियों की स्थापना की गई है जो बजट बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो बजट बनाने में आप कौन से संसद की जो समितियां होती हैं, संसद में ऐसी 14 समितियां हैं, यानी एक प्रकार की कमेटियां हैं जो संसद में बजट बनाने का काम करती हैं। इन समितियों को महत्वपूर्ण रूप से कार्य सौंपे गए जिसमें सरकार की वित्त और इसके सार्वजनिक विभाग व्यवहार पर नियंत्रण करने का कार्य करती हैं। इन समितियों को संसद के द्वारा समय की वित्तीय कमियों और बाद में विशेषज्ञों द्वारा इस कमियों को पूरा करने का, यानी संसद की जो 24 समितियां हैं, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं, 24 कमेटियां हैं। कमेटियां क्या करती है? संसद के बजट को तैयार करने में काम करती है। यानी संसदीय समितियां भी बजट बनाने में इनकी क्या है, एक बड़ी भूमिका हम लोगों को यहाँ पर देखने की काम करते हैं। जो संसद की समिति क्या करती है? बजट को तैयार करना करेगी। संसद की समिति क्या करती जी? बजट को तैयार करना, बजट का अनुमोदन करना, बजट का क्रियान्वयन करना और बजट का लिखना, यानी बजट को पूरा लिखने का काम, यानी बजट को तैयार करना, बजट का अनुमोदन करने, क्रियान्वयन करना और बजट को लिखना, ये कौन करता है? संसद की जो समितियां होती हैं, ये पूरा उस बजट को बनाने में ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। तो भारत में बजट बनाने में अगर आप लोग बात करेंगे तो ये 4 कमेटियां मुख्य रूप से काम करती है। यानी संसद बजट बनाने में उसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि बजट संसद में पेश होता है और संसद में वित्त मंत्री आकर के पूरे बजट को पढ़ता है और संसद ही बजट को पास करती है और बाद में उस पर राष्ट्रपति साइन कर देता है और पूरा बजट पास हो जाता है। बजट यानी साल भर का लेखा जोखा, भैया किस पे कितना खर्च होगा, सरकार किस पे कितना पैसा लगाएगी, इसी ही होता है बजट। ठीक है। संसद में दूसरा बजट बनाने में कह सकते हो कि वित्त मंत्रालय सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। बजट बनाने में दूसरी संस्था कौन है? वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्री। तो वित्त मंत्रालय यानी जो है वो पूरे बजट को तैयार करेगा और पूरे बजट को वो लिखेगा और तैयार करने का काम है जो हमारा वित्त मंत्री होगा, पूरे बजट को बनाता है। बजट में तीसरी संस्था काम करती जी जो सीएजी है, यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी बजट को पूरी जांच पड़ताल करता है कि बजट में ऑडिट करेगा, यानी उसको चेक करता है और उसको चेक वक करके जांच परख करके उस बजट को यानी एक प्रकार से रीचेक करने का काम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो विभाग एक करता है। तीसरा और चौथा है संसद की जो समिति है। संसद में ऐसी 14 कमेटियां हैं, संसद में ऐसी 14 समितियां हैं जो बजट बनाने का कार्य करती हैं, जो जिनका काम होता है बजट को निर्माण करना। तो ये 14 समितियां बजट बनाने का काम करती है, बजट को तैयार करना, बजट का अनुमोदन करना, बजट को लिखना, बजट का क्रियान्वयन करना। ये 14 समितियां बनकर के क्या करती है? हमारे देश में बजट बनाने का कार्य करती है। तो थोड़ा ये इंपॉर्टेंट हो सकता है और जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर क्या रहे भाई? चैप्टर नंबर तीसरा रहेगा। ठीक है, और चैप्टर नंबर आपका तीसरा क्या रहेगा? भारत में लोक नीति प्रक्रिया, सूत्रीकरण और क्रियान्वयन।
ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 को देखेगा। तो खास तौर से हमारा जो चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, नीति प्रक्रिया में अवस्थाएं। ठीक है, यानी हमारी सरकार जो कोई भी नीति बनाती है, जैसे भाई हमारी सरकार को नीतियां बनानी है, ठीक है, जनता के लिए नीतियां बनेगी, तो उसके लिए सरकार नीतियों को कैसे बनाती है, बनाने में हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सरकार को भाई अगर कोई नीति बनाए तो सरकार सबसे पहले क्या करेगी, समस्या की पहचान करती है। भाई जैसे मान लो भाई सरकार को मान लीजिए कि समाज में कोई भी नीति बनानी है, कोई भी योजना लेकर के आना है, तो सरकार सबसे क्या कहती है, समस्या की पहचान करेगी। भाई हमारे समाज में या मान लीजिए एजुकेशन को लेकर के समस्या है, सड़क को लेकर के समस्या है, बिजली को लेकर के समस्या है, पानी को लेकर के समस्या है, किसी भी चीज की जो समस्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समस्या की पहचान करते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, समस्या की पहचान किया जाता है। और समस्या को जब हम पहचानने का हम लोग सबसे पहले कार्य करते हैं, भाई सरकार क्या करेगी, भाई समाज में यानी एक प्रकार से वो देखेगी कि हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, हमारे देश में क्या समस्या है, तो समस्या को सबसे पहले वो टारगेट करेगी, क्या समस्या है। फिर उन समस्या के लिए विकल्पों का नहीं, भाई उस समस्या के लिए कौन कौन से विकल्प हैं, ठीक है, जिससे उन समस्या का हम लोग क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। जैसे भाई सरकार को पता चला कि हमारे देश में भाई शिक्षा जो है वो एक बड़ी समस्या आ रही है कि शिक्षा महंगी हो गई, ठीक है, तो सरकार को, जैसे सरकार के पास ये बात, भाई देश में समस्या ये है कि भाई शिक्षा नहीं है, शिक्षा महंगी हो गई और हर व्यक्ति शिक्षा को नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, उसमें इन कामों को ध्यान में रखती है कि सरकार विकल्पों को देखेगी, यानी ऐसे ऐसे मौके चीजों को देखेगी कि जिनके जरिए वो क्या कर सकती है, शिक्षा को कम कर सकती है, शिक्षा को भाई सस्ती कर सकती है, का मतलब सस्ती कर देना लोगों के लिए। तो फिर क्या करेगी सरकार, शिक्षा को जैसे उसको सस्ती करना या लोगों तक पहुंचाना है, जैसे मैं एग्जांपल देकर के एक बता रहा हूं, तो क्या करेगी, उस पूर्वानुमान लगाएगी, यानी वो भाई अगर इस योजना को हम लेकर के आएंगे तो उससे क्या अच्छा होगा, क्या खराब होगा, इन सारी चीजों का गवर्नमेंट क्या करती है, पूर्वानुमान लगाने का काम करती है। यानी क्या है, उसका मेन फोकस कार्य क्या है कि अनुमान लगा करके, टारगेट करके वो किसी भी काम अनुमान लगाएगी। फिर क्या करेगी सरकार, सबसे पहले अब इतना अनुमान लगा लिया, इससे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या करेगी सरकार, नीति का चयन करेगी। भाई इसके लिए कौन सी नीति बनानी है, क्या करेगी सरकार, नीति का चयन करेगी, यानी उस नियम कानून को बनाने का सबसे पहले सिलेक्शन के, भाई इसके लिए कौन सी योजना लेकर के आनी है, इसको सरकार के लिए इसको कौन सा काम करना है, यानी सरकार अब क्या करेगी, नीति बनाने के फील्ड में आ जाएगी। यानी अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो नीतियों को लेकर के आएगी और नीतियों के जरिए क्या करेगी, काम को करने का प्रयास करेगी। अब यानी अब जो गवर्नमेंट है वो नीति लेकर के आएगी और नीतियों का चयन करेगी, भाई नीति बनेगी और नीतियों का फिर वो लोग क्या करेंगे, नीतियों का क्रियान्वयन करेगी, यानी सरकार की जो योजनाएं होंगी उन योजनाओं को सरकार क्या करेगी, लागू करवाएगी। ठीक है, क्या है कि सरकार उन जो नीति बनाई है, जैसे किसी भी चीज को लेकर के अगर सरकार की कोई नीति बनती है, फिर हमारी जो गवर्नमेंट होगी उसको एक प्रकार से क्या करेगी, क्रियान्वयन यानी लागू करवाएगी, जिसको हम लोग क्रियान्वयन बोलते हैं। यानी फिर उसकी क्या करेगी सरकार, जो भी नीति लागू की गई उसकी भाई निगरानी करती है, उसको देखती है कि भाई उसका कैसी चल रही कैसे नहीं, उसको निगरानी भी, मॉनिटरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कि सरकार की भाई अगर कोई योजना, सरकार ने एक योजना बनाई, योजना भाई लागू करवा दी गवर्नमेंट ने, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसकी एक प्रकार से जांच करती, भाई सही आदमी तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, जिसके लिए हमने इस योजना को बना रखा, क्या योजना उस व्यक्ति तक जा रही है या नहीं जा रही है। यानी सरकार इसकी यानी नीति की निगरानी हम लोग करते हैं, यानी जो भी नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों का क्या किया जाता है, निगरानी की जाती है, उनको देखा जाता कि नीतियां जो बनाई गई हैं वह लोगों तक जो है वो पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। इनकी सरकार यानी क्या की जाती है, इसकी देखरेख की जाती है। विधिवत तरीके से अगर आप देखेंगे जो सरकार है उसकी निगरानी करेगी, देखरेख करेगी। फिर सरकार भाई उस नीति से उसका परिणाम क्या निकला, रिजल्ट निकल रहा कि नहीं निकल रहा है। ठीक है, जैसे सरकार की कोई योजना है, भाई उसके सरकार मॉनिटरिंग करेगी यानी उसका निगरानी करेगी, तो उसके परिणाम यानी इसको रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट कितना निकल रहा नहीं निकल रहा। फिर सरकार उसका भाई मूल्यांकन करेगी कि ये जो सरकार की जो नीति है उसका मूल्यांकन, नीति का मूल्यांकन सरकार करती है कि नीति भाई सफल है या नहीं है। ठीक है, अगर सफल होगी, अगर मान लो सफल है तो ठीक है, अगर सरकार को लगता है कि जो नीति उसमें कुछ कमियां हैं, फिर उसका मूल्यांकन करने के लिए सरकार क्या करेगी, उसमें कुछ बदलाव कर सकती है। ठीक है, उसमें
चेंज भी सरकारें करती हैं। तो सरकार जो है वो कोई भी जो नीति बनाती है तो नीति बनाने की क्या है, उसकी प्रक्रिया की ये सारी अवस्थाएं होती हैं। यानी हमारी जो सरकारें हैं, सरकार को भाई कोई भी योजना लेकर के आनी है तो योजनाओं में इन चीजों के जरिए किसी भी योजना को बनाने का काम कौन करती है, हमारी गवर्नमेंट करती है। सरकार इन चीजों के जरिए क्या करती है, हर एक हमारी जो योजनाएं होती हैं उन योजनाओं को बनाने में सरकारें इस टाइप से क्या करती भाई, काम करती है। यानी उसको जो भी योजना बनानी है, योजना में इन चीजों का वो क्या करती है, देखभाल करती है और इनकी देखरेख वो बखूबी ढंग से करती है। तो ठीक है, तो अगर उसको कोई भी योजना बनानी है तो खास तौर से इसको याद रखेगा, नीति प्रक्रिया में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके एग्जाम में आ भी सकता है और पूछा भी जा सकता है। जो जो मैं बता रहा हूं इसको तो इतना आप तो जरूर करके जाइएगा ही जाइएगा। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई 4 रहेगा। देखिएगा चैप्टर नंबर 4 क्या, विकेंद्रीयकरण। ठीक है, और विकेंद्रीयकरण को मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, देखो विकेंद्रीयकरण का मतलब क्या होता है कि जैसे शक्ति है उसको हम अलग अलग शक्तियों को जब बांट देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं भाई मेरे विकेंद्रीयकरण। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहां पर शक्तियों का बंटवारा कर दिएगा। अगर देखो, अगर आप लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, तो अगर आप लोग गांव में रहते हैं तो आपने देखा कि गांव में भाई होती है पंचायत होती है, देखा होगा ना कि गांव में होती है ना पंचायत होती है जो लोगों के लिए काम करती है। देखा गांव में भाई सड़क बनवानी है या कुछ काम करवाना है या नाली बनवानी है, गांव में अगर कोई भी काम होगा तो काम करने का काम सारा कौन करती है, पंचायत करती है। ठीक है, और अगर आप लोग शहरों में रहते हैं, कहां पर रहते हैं, अगर आप लोग शहरों में रहते होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर नगर निगम होता है। क्या होता है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं वहां पर नगर निगम होता है, बड़े सिटी जो हैं, और जहां थोड़ा छोटा शहर होता है वहां पर नगर पालिका काम करती है। ठीक है, वहां पर कौन होती है, नगर पालिका काम करती है। ठीक है, तो शहरों में अगर आप लोग रहते हैं तो नगर निगम है और नगर पालिका काम करती है, और गांव में रहते हैं तो पंचायतें हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गांव और शहरों का जो प्रशासन है, ठीक है, वहां पर जो काम करने वाली संस्थाएं गांव के आधार पर गांव में अलग संस्था काम करेगी, भाई पंचायत काम करती है गांव में, जो हमारी पंचायतें देखती हैं सारा काम को, विकास कार्य हो कुछ भी हो। ठीक है, संविधान में उनको एक प्रकार से मिला है। ठीक है, अगर हम और उसी प्रकार से अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे जो शहर हैं, शहरों में नगर निगम या नगर पालिका बनाई गई है। अब बात करेंगे भाई मेरे जो गांव है, गांव में जो हमारी पंचायतें होती हैं वो 73वां संविधान संशोधन किया गया है। ठीक है, भारत का जो संविधान है उसमें अगर आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों के लिए बहुत सारे काम की, क्योंकि आपने देखा कि गांव में हमारी क्या होती है, पंचायतें हैं, और पंचायतों को कई सारे अधिकार हैं। पंचायतें में अगर देखो कि हमारे गांव में जो पंचायत है उसमें एक सरपंच होता है या प्रधान होता है, जिसको हम मुखिया, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से लोग जानते हैं, कहीं पर प्रधान बोलते हैं, कहीं पर मुखिया बोलते हैं, कहीं पर सरपंच और पंच बोलते हैं। एक गांव में जो एक प्रकार से पंचायत होती है उसका जो हेड है उसको हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पंचायत जो होती है उसका हर 5 साल के बाद उसका चुनाव होता है और जनता ही क्या करती है, उनको चुनती है। ठीक है, गांव में जितने भी विकास कार्य होंगे, बल्कि कह सकते कि गांव में एक प्रकार से गांव की सरकार, आप लोग इसको कह सकते हैं, पंचायतों के पास बाकायदा संविधान ने इसको, इनकी शक्तियां इनको दे रखी है इतनी। यानी अगर हम लोग बात करें कि कम से कम अगर मैं आपको बताऊं, ऐसे भाई मेरे कम से कम 29 यानी 29 ऐसे विषय हैं जिन पर पंचायतें कानून बना सकती हैं। समझ रहे हो, यानी पंचायतों को इतनी ज्यादा, पंचायतों को संवैधानिक स्तर पर अधिकार मिला, यानी संविधान में इनको 73वां संविधान संशोधन में आप लोग कह सकते हैं कि पंचायतों को कई सारे अधिकार हैं। भाई पंचायतों में सरपंच या प्रधान होगा, उसमें मेंबर होते हैं जो लोग एक प्रकार से चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और उनको भी गांव में अगर कोई विकास कार्य होना है तो सरकार की तरफ से पैसा आता है विकास कार्य करने में है। भाई गांव में मेले लगवाना, सड़क बनवाना, नाली बनवाना, ठीक है, या पुल पुलिया जो है गांव आसपास जो होती है, सड़कें हैं, गांव में जो सरकार की योजनाएं हैं उनको पहुंचाना, ये सारा काम कौन करता है, हमारी पंचायतें करती हैं। और पंचायतों के लिए संविधान में अगर आप देखेंगे 73वां संविधान संशोधन में पंचायतों को लेकर के सारा काम किया गया। भाई पंचायतों के लिए भी आपने देखा कि 5 साल के बाद वहां पर चुनाव होता है, और पंचायतें के जो प्रतिनिधि होते हैं बाकायदा आम जनता उनको वोट डाल करके ला करके चुनती है, आप सबने देखा भी होगा।
ठीक है। तो पंचायतों में 73वां संविधान संशोधन के जरिए हमारे देश में पंचायतों को अधिकार मिला है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हमारे जो शहर हैं, शहरों में अगर मैं बात करूं तो शहरों में भी हमारा शहरी प्रशासन होता। तो शहरों के लिए मैंने आपको बताया कि भाई शहरों में क्या होता है कि बड़े जो शहर होंगे वहां पर नगर निगम होगा। क्या होगा? बड़े शहरों में नगर निगम होता है, और जो छोटे छोटे शहर होते हैं वहां पर थोड़ा कम छोटे हैं, यानी जनसंख्या उनकी थोड़ी कम है, तो वहां पर नगर पालिका, और बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाता तो नगर पंचायत होती कहीं कहीं पर। ठीक है, देखिएगा, तो नगर पालिका या नगर, यानी नगर निगम या नगर पालिका होती है मोस्टली ज्यादा शहरों में। ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो देखिएगा जो नगर निगम होता, नगर पालिका होती है, जो गांव में पंचायतें काम करती हैं, जो शक्ति पंचायत के पास है वही आप लोग कह सकते हैं कि नगर पालिका या नगर निगम के पास होती है। नगर निगम में आप देखेंगे तो वहां पर मेयर होता है, वहां पर पार्षद होते हैं, इस टाइप के लोग वहां पर प्रतिनिधि होते हैं। और शहरों का जो प्रशासनिक प्रशासन है उसको भी कह सकते आम जनता जो है, वो शहरों के जो लोग रहते हैं वो वोट डाल करके 5 साल के बाद चुनाव होता है, वह लोग भी उसको चुनते हैं। ठीक है, और ये जो शहरों में जो हमारा नगर निगम है, नगर पालिका, ये लोग भी लगभग 26-27 ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बना सकते हैं। अगर मैं नगर निगम नगर पालिका की बात करूं तो संविधान में 74वां संविधान संशोधन जो किया गया है वो नगर निगम और नगर पालिकाओं को लेकर के किया गया है। तो नगर पालिका और नगर निगम को भी बहुत सारे अधिकार देंगे, बहुत सारी शक्तियां गई। भाई मुंबई नगर निगम या दिल्ली में जो नगर निगम वहां देखेंगे तो भाई कई पार्टों में बटा, उनके पास बहुत सारी शक्तियां, उनके पास टैक्सेस भी बहुत ज्यादा आता है, उनके पास पैसा भी बहुत आता है। तो नगर निगम भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये लोग लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय सरकार के रूप में अगर आप देखेंगे तो काम करता है। जिस प्रकार से पंचायतें 73वां संविधान संशोधन के तहत उनको अधिकार मिले हैं और पंचायतें गांव के विकास के लिए कार्य कर रही हैं, उसी प्रकार से 74वां संविधान संशोधन में अगर आप लोग देखेंगे तो हमारी शहरों में जो नगर निगम है वह नगर निगम सभी विकास के कार्यों को करता। भाई शहर में भाई अगर आप देखेंगे पार्क बनवाना है, सड़क बनवाना है, स्ट्रीट लाइट लगवाना है, पार्किंग है, ये सारे टैक्स फैक्स वसूल करना, जो हाउस टैक्स वक्स होता है, ये सारा काम अगर आप देखेंगे तो नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत आता है। और नगर निगम भाई नगर में साफ सफाई, कूड़ा करकट जो उठवाना है सब नगर निगम और नगर पालिका के अंदर में आता है। नगर निगम नगर पालिका भी एक प्रकार से संविधान में उनको 74वां संविधान संशोधन में उनको बहुत सारी शक्तियां भी हमारे देश में प्रदान की गई हैं। और विकेंद्रीयकरण का मतलब है शक्तियों का बंटवारा कर देना, शक्तियों को अलग अलग बांट देना। विकेंद्रीकरण क्यों किया जाता? ताकि भाई अगर सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में अगर आप दे देंगे तो व्यक्ति हो सकता है शायद तानाशाह हो सकता है। तो भारत के संविधान में अगर आप देखेंगे तो विकेंद्रीयकरण किया गया है। वैसे अगर आप लोग देखें हमारे देश में जो सरकारें होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश में भाई केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या बराबर शक्तियां बटी होती हैं, समझ रहे? तो विकेंद्रीकरण आपको पता नहीं क्या होता है। और गांव और शहरी शासन की मैंने आपको बताया, गांव में किस प्रकार से ग्रामीण शासन मैंने आपको बताया, वहां पर पंचायतें काम करती हैं, बाकायदा वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वोट डाल करके आती हैं। और जो हमारा शहरी शासन होता है वहां पर भी अगर आप देखें 74वां संविधान संशोधन के तहत वहां पर भी मेयर और पार्षद का चुनाव किया जाता है। और वहां के जो शहर के लिए वो लोग काम करते हैं, वहां पर कई सारे ऐसे विषय जिन पर वो बाकायदा नगर निगम और पंचायतें कानून भी बना सकती हैं। तो चौथा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कह सकते हैं कि क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर भाई रहेगा 9, क्या? समाज कल्याण, संकल्पना, दृष्टिकोण और नीतियां। यानी हमारी जो सरकारें होती हैं, जो योजनाएं बनाती हैं, वो खासतौर से समाज के कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, देखोगे ना सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर के आती है। अगर आप देखेंगे तो सरकार की ऐसे बहुत सारी योजनाएं होती है जो परिवार को ध्यान में रख के बनाई जाती है। भाई परिवार को, फैमिली को दी जाती है। देखोगे ना बहुत सारी ऐसी योजना होती भैया सरकार, जिसमें सरकार क्या करती है, परिवार को, पारिवारिक योजना होती भाई, उसमें परिवार को इतना लाभ मिलेगा। जैसे राशन वासन की योजना है, ये परिवार की है, इस प्रकार की चलते हैं। और कुछ योजनाएं होती तुमने देखा अंतिम प्रदेश, यानी वो क्या करती है कि एक प्रकार से जो अंतिम लाइन में बैठा व्यक्ति जो बहुत गरीब है उसको ध्यान में रखकर भी तुम लोगों ने देखा कि उसको लिए भी सरकारी योजना बांधी है। कुछ होता मिश्रित आर्थिक दृष्टिकोण, यानी मिश्रित आर्थिक दृष्टिकोण का मतलब है यानी लोगों की जो आर्थिक स्थिति खराब है, जो कंडीशन खराब है, उसको ध्यान में रख करके भी सरकारें बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं। जैसे भाई गरीब तबका है या जो लोग इतना पैसा नहीं कि वो
पढ़ पाए लिख पाए उनके लिए तमाम सरकारी योजनाएं लेकर के आती हैं। तो ये भी कारण होता है। कुछ सरकार की जो योजनाएं होती है संस्थागत दृष्टिकोण होता है, यानी खास तौर से संस्थाओं का सरकार क्या करती है, निर्माण करती है। उन संस्थाओं के जरिए सरकार करती है, अपनी योजनाओं को लागू करती है और समाज कल्याण के लिए। देखो सरकार की बहुत सारी संस्थाएं ना भाई, सरकार ने अगर आप देखो भाई ट्रेन चला रखा है, बसें चला रखी है, स्कूल बना रखा है, हॉस्पिटल बना रखा है, तो सरकार की ये संस्थाएं हैं, ठीक है। तो सरकार इन संस्थाओं के जरिए पब्लिक, आम जो पब्लिक है उसको कम खर्चे पर क्या है, कई सारे एक प्रकार से समाज कल्याण की दृष्टि से भी हमारी सरकार जो है वो अलग अलग नीतियां बना करके काम करती है। और समाज कल्याण के लिए सरकार कौन कौन सी नीतियां बनाती है, तो भैया समाज कल्याण के लिए सबसे पहले नीति जो हमारे देश में बनती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो हमारे जो सरकारें होती हैं SC ST वर्ग के कल्याण के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर के आती है। अगर आप देखें वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर आप देखें तो अनुसूचित जो जातियां हैं और अनुसूचित जो जनजातियां SC ST वर्ग के लिए सरकार योजनाएं लेकर के आती हैं समाज कल्याण के लिए। दूसरा अगर आप देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं भाई, जैसे खासतौर से जंगलों में आदिवासी रहते हैं, इनके कल्याण के लिए भाई इनका भी भला हो सके, ये भी समाज के साथ जुड़ सके, ये भी आगे बढ़ सके, इनके कल्याण के लिए भी सरकार योजना बनाती है। दूसरा सरकार जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए, जो OBC वर्ग है, देखा होगा ना सरकार की बहुत सारी योजना थी हमारे देश में। जो OBC वर्ग है जिसको अन्य पिछड़ा यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है, उस वर्ग के लिए भी अगर आपने देखा कि सरकार की बहुत सारी योजना होती है उनके लिए आती हैं। अगली सरकार की बहुत सारी योजना अगर आप देखें विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए, देखा ना जो व्यक्ति हैंडीकैप हैं या कह सकते दिव्यांग जो हैं, विकलांग किसी भी प्रकार का, अभी आपको बताऊं सरकार ने 2016 में ऐसे 21 प्रकार की विकलांगता की बात की गई ना, तो जो भी विकलांग व्यक्ति है उन व्यक्तियों के लिए भी सरकार की कई सारी योजना थी, यानी ताकि उन लोगों का भी भैया कल्याण हो सके। सरकार भाई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए योजना बनाती है। सरकार जो यानी अनुसूचित जातियां हैं यानी जो आदिवासी उनके कल्याण के लिए योजना बनाती है। जो सरकार है भाई पिछड़ा जो वर्ग है, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए भी सरकार योजना बनाती है। वृद्ध जन के लिए, जो हमारे भाई बूढ़े वर्ग है, वृद्ध जन देखा होगा ना कि बूढ़े वर्ग के जो लोग जो कहते वृद्धा पेंशन दे देना, इस प्रकार की जो योजनाएं क्या चल रही हैं भाई, वृद्ध जन जो हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार योजना बनाती है। दूसरा भैया जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं जो बहुत नशे वशे में चले गए हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार कई सारी नीतियां बनाती है, भाई नशा वशा छुड़वाना उड़वाने के लिए नीतियां बनाती है। दूसरा हमारी सरकार जो भैया अल्पसंख्यक जो वर्ग है, माइनॉरिटी यानी जैसे मुस्लिम हैं, अगर आप मान लो सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए भी सरकार जो बहुत सारी योजना बनाती है ताकि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसका हमारे देश में कल्याण हो सके, उसका भी भैया भला हो सके, ठीक है जी। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो माइनॉरिटी वर्ग है, उसको लेकर के देखो सरकार की तमाम योजना होती है उनको लाभ देने के लिए, ठीक है। देखो उनको भाई फीस कम दे दिया, उनको नौकरियों में थोड़ा बहुत आरक्षण दे दिया, इस प्रकार की चीजें सरकार करती है। दूसरा अगर आप देखें महिला और विकास के लिए, महिला और बाल विकास के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए और महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की बहुत सारी, महिलाओं को लेकर के तो बहुत ही योजना चल रही, तुम सबने देखा होगा ना, बस फ्री चलवा देते, पैसा वैसा बंटवा देते हैं। तो यानी क्या है, महिलाओं और महिला बाल विकास के लिए अगर आप देखेंगे तो इनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं हमारे देश में चलती रहती हैं। राष्ट्रीय महिला नीति अगर आप देखो भाई, हमारे देश में महिलाओं का विकास हो सके, महिलाएं भी पुरुषों के बराबर हो सके, ठीक है, महिलाओं को भी समान समाज में सम्मान मिल सके, इस महिला कल्याण के लिए भी अगर आप देखेंगे तो सरकार की बहुत सारी नीतियां होती है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो बाल कल्याण के लिए, खासतौर से जो बच्चे हैं भाई, जो बीमारी का शिकार हो जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई को लेकर के, इन सारी चीजों के लिए यानी बाल कल्याण के लिए भी अगर आप देखें सरकार की कई सारी योजनाएं चल। तो सरकार की जो भी योजना होती है समाज में कल्याण यानी वेलफेयर के लिए, और जो गरीब तबका है, जो एक प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है, जो जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर या पैसे के आधार पर या भाई शारीर की क्षमताएं नहीं है, इनके आधार पर जो भी लोग पिछड़े हैं या जो भी लोग दबे कुचले हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं उनके लिए, उनके कल्याण के लिए हमारी जो सरकारें हैं वो तमाम तरह के योजनाएं चलाती हैं। सरकार की जो नीतियां होती हैं उनका मुख्य काम होता है भैया समाज
समाज का जो हर एक वर्ग है उसका कल्याण करना और उसका भला करना। सरकार का यह कह सकते हैं कि मेन टारगेट ये होता कि भाई हर एक वर्ग का कल्याण हो सके, हर एक वर्ग जो है अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर सके, सरकार की बहुत ज्यादा प्रायोरिटी होती है। ठीक है जी, ओके। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 10वां क्या रहेगा भाई, शिक्षा नीति और शिक्षा का अधिकार। अगर आप देखेंगे सरकार शिक्षा को लेकर के, भाई शिक्षा का अधिकार तो आया है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000, शिक्षा का अधिकार जो है भाई हमारे संविधान में भी है, खास से अगर आप देखेंगे तो मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो सरकार जो शिक्षा का अधिकार लेकर के, शिक्षा के अधिकार में क्या क्या शामिल किया सरकार की जो शिक्षा को लेकर के नीति है, शिक्षा के अधिकार में क्या दिएगा भाई, बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जो भाई अगर आप देखेंगे 8 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को क्या होता है भाई, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलती है। शिक्षा का अधिकार में देखोगे तो शिक्षा के अधिकार को हमने मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में भी आता, आप सबको पता है मौलिक अधिकार है भाई। शिक्षा का अधिकार में अगर आप देखेंगे तो भाई कि अगर 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अगर माँ बाप नहीं पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जाकर के भाई उसकी शिकायत कर सकता है, और हर माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा देना। ठीक है, शिक्षा के अधिकार में अगर आप देखें सर्व शिक्षा अभियान की भी तरह शुरुआत की गई है, और प्राथमिक शिक्षा में अगर आप देखेंगे लिंग अंतर को कम करने के लिए शिक्षा का अधिकार में है। शिक्षा के अधिकार में भाई जो टीचर है उनका भी अच्छा प्रशिक्षण किया जाए, और हमारे जो शिक्षा के अधिकार है उसमें खास तौर से ये भी ध्यान रखी जाती है कि जो शिक्षा है उसमें नैतिकता हो बहुत ज्यादा। ठीक है, शिक्षा के अधिकार में अगर आप देखेंगे तो उनमें दोष उनको दूर करने के लिए भी हमारी क्या है, सरकार समय समय पर काम करती है। तो शिक्षा को लेकर के सरकार की जो है बहुत सारी नीतियां हैं, बहुत सारी चलती रहती हैं। अगर आप देखो तो भारत सरकार जो है 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई, भाई शिक्षा में क्या परिवर्तन किया जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 1986 में, कब 1986 में भी यानी सरकार जो है शिक्षा को लेकर के नई नीतियां है। उसी प्रकार से अगर आप देखें तो जल्दी में हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसमें शिक्षा को लेकर के कई सारे परिवर्तन और महत्वपूर्ण चेंजों को लेकर के यहां पर किया गया है। तो शिक्षा को लेकर के अगर आप देखेंगे, चाहे अगर आप सीबीएसई हो या अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी हो या हायर एजुकेशन हो, हर जगह पर अगर आप देखेंगे तो सरकार समय समय पर उनको चेंज और परिवर्तन करे। शिक्षा को लेकर के जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे पूछा भी जा सकता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सरकार ने खास तौर से इसमें अगर आप देखेंगे 5+3+3+3 इसको लेकर के आई ना, जिस प्रकार से इस शिक्षा नीति में परिवर्तन किया गया है। ठीक है, हम नई शिक्षा नीति में अगर आप देखेंगे तो 2030 तक हमारे यहाँ जो शिक्षा नीति की यानी शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री की यानी योग्यता यानी 4 ईयर जिस प्रकार से रखा गया, यानी 4 साल के ग्रेजुएशन की बात की गई। ये सारी भारत में अगर आप शिक्षा नीति की बात करेंगे तो नई शिक्षा नीति में इन सारी बातों को कहा गया था। सरकार जो खासतौर से भाई शिक्षा को लेकर के हमेशा क्या है, नई नई नीतियां बनाती रहती है, उनमें बदलाव होता रहता है। तो शिक्षा नीति काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा चलिएगा हम लोग देखते हैं, अगला देखिएगा स्वास्थ्य को लेकर के सरकार नीति बनाती है। तो स्वास्थ्य नीति की अगर बात करूं तो जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति और 2017। तो स्वास्थ्य के लेकर के अगर आप देखें सरकार यानी हमारे देश में 3 बार नीति बनी स्वास्थ्य को लेकर के यानी हेल्थ सेक्टर को लेकर के। भाई 1983 में बनी, 2002 में बनी और 2017 में बनी। ठीक है, लेकिन एक चीज बताऊं, इसमें से अगर आपको अगर आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति याद है और मान लो पेपर में कोई दूसरी पूछ ली तो आपको क्या करना, जो याद है तो कम से कम उसी का नाम बदल के लिख देना, इतना मेरी बात जरूर मानिएगा। ठीक है, जैसे इसको जरूर कर लीजिएगा, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, तो राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति है 2002 है, इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा, आप इसको तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है। तो जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है 2017 है, तो उसमें खास तौर से भाई अस्पतालों में निःशुल्क दवाई, निःशुल्क रोग या निःशुल्क आपातकालीन सेवा, इमरजेंसी, ये सारी चीजें क्या है उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात की गई है। अगर हम लोग बात करेंगे ना, लगभग कह सकते कि स्वास्थ्य को लेकर के 2/3 से अधिक औसतन यहाँ पर आवंटन किया गया अगर हम लोग बात करेंगे ना। और 2017 की जो हमारी स्वास्थ्य नीति है, इसमें खास तौर से अगर आप देखें डिजिटल चीजों का भी यहाँ पर प्रयोग करने की यहाँ पर बात कही गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति हमारी 2017 है, जो इसका काम क्या है भाई, जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है।
ठीक है, जो कम है भाई, क्योंकि हमारे देश में जो लोग जी रहे हैं ज्यादा नहीं जी पा रहे हैं, उसको इंक्रीज करना है, यानी प्रजनन दर को भी हमारे देश में ठीक करना है, शिशु मृत्यु दर को कम करना है, मातृ मृत्यु दर को भी भैया कम करना है, 5 वर्ष के अंदर जो ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो जा रही है भाई उसको भी हमें कम करने का, ये सारा क्या है राष्ट्रीय, यानी हमारी जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, इसमें इस चीजों को लेकर के बात कही गई थी। ठीक है, तो इसको देख ले, जैसे स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के इसमें बात की गई ना, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति, उसमें क्या किया गया था भाई, स्वच्छ मिशन भारत, संतुलित आहार या संतुलित आहार की बात की गई, नियमित व्यायाम करिए, तंबाकू, शराब और भैया इन सब पर रोकथाम लगानी है, यात्री सुरक्षा को लेकर के बहुत सारी बात की कि हमारे देश में जो रेल और जो यातायात जो दुर्घटना है इसमें कमी लाने की बात की गई है। दूसरा, लिंग निर्धारण को लेकर के भैया सरकार कड़ी कार्रवाई करे, जो खासतौर से लोग पता लगा ले रहे हैं कि भाई लड़का है लड़की है। ठीक है, कार्यस्थल पर खासतौर से सुरक्षा का काम करे सरकार, और लोगों में आजकल जो तनाव, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लोग शिकार हो रहे हैं, इसको लेकर के काम किया जाए। इसको लेकर के अंदर और बाहर जो हमारे देश में बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण हो रहा है, तो प्रदूषण को लेकर के भी काम किया है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो जो हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 उसमें इन चीजों को लेकर के काम किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपसे पूछा भी जा सकता है, तो इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या है, खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा। ठीक है, खाद्य नीति भाई आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्रीय खाद्य नीति हमारे देश में आई। वैसे भी अगर आप लोग हमारे देश में सुन भी रहे हैं भाई, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, कोरोना के बाद से ही मिल रहा है। तो ये खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा है हमारे देश में, यानी हर व्यक्ति को न्यूनतम जो खाने पीने की चीजें हैं सरकार उनको प्रोवाइड करवाना सरकार की जिम्मेदारी, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ठीक है, कि भाई कोई व्यक्ति भी भूखा ना मरे। ठीक है, ये खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की हम लोग बात करें ना, जिसे राष्ट्रीय खाद्य नीति जो है, ये राष्ट्रीय जो खाद्य नीति बनी हमारे देश में क्यों बनाएगी भाई, खाने पीने चीजों का जो उत्पादन है सरकार उसको बढ़ाने के लिए काम करे। सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे खाने पीने की जो चीजें हैं ये इनका उत्पादन बढ़े, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य नीति आई। दूसरा कह सकते खाद्यान्नों को अधिप्राप्त, यानी जो हमारे खाद्यान्न है उनको हम ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सके, यानी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो। तीसरा, खाद्यान्न जो है इनका अच्छे से भंडारण हो। भाई हमारे देश में देखा होगा ना, बहुत सारे जो गेहूं है चावल देखते हैं मंडियों में, भाई बारिश होती है और सारा खराब हो जाता है। तो जो हमारे खाद्यान्न है इनके लिए भंडारण, जिसको हम लोग कोल्ड स्टोर, उनको लेकर के भी सरकार योजना बनाए ताकि भाई वो खराब ना हो और उनको हम भंडारण कर सके, ताकि उसको लंबे समय तक भाई उसको सुरक्षित रख करके भाई जरूरत के समय उसको लोगों में बांटा या खा सके ना, इसलिए राष्ट्रीय खाद्य नीति बनाई गई है। राष्ट्रीय खाद्य नीति एक प्रकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी लोगों में एक प्रकार से खाने पीने की चीजों का सरकार क्या करेगी, बंटवारा करेगी। जैसे आप देखते नहीं भाई 5 किलो राशन बट रहा है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन बट रहा है, तो राष्ट्रीय खाद्य नीति और खाद्य सुरक्षा को लेकर के है। ठीक है, खाद्यान्न का आयात और निर्यात सरकार, हमारे देश में जो खाने पीने की जो चीजें हैं जैसे गेहूं है, चावल है, जौ है, बाजरा है, इन चीजों का जो खाद्यान्न का मतलब यही होता है। ठीक है, इसी को मानिएगा। तो खाद्य का जो आयात निर्यात हो, इसको लेकर के भी सरकार क्या करती है, समय समय पर योजनाएं और चीजों को क्या है बना रही है। तो खाद्य नीति जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, इसको करके जरूर जाएगा। और खाद्य नीति को बनाई गई वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, किस कारण से हमारे देश में खाद्य नीतियों को यहाँ पर बनाई गई और उसके क्यों बनाए। अगला हम बात करेंगे जो हमारे देश में रोजगार नीति। भाई रोजगार नीति को लेकर के इस देश में एक ही योजना चलती है जिसको हम लोग बोलते हैं मनरेगा। ठीक है, ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार, एक प्रकार से ग्रामीण रोजगार जो योजना चल रही है जिसको बोलते हैं मनरेगा। तो रोजगार नीति और कार्यक्रम की नई पहल, भाई हमारे देश में जो रोजगार नीति है उसको किसने बनाया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने। किसने बनाया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है उसका काम है भैया हर व्यक्ति को रोजगार मिले, तो रोजगार के लिए योजना बनाता है। दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना चलती है। बाल श्रम निषेध है, भाई रोजगार में इस चीजों को भी ध्यान में रखा जाता है कि 18 से कम वर्ष के व्यक्ति को भैया काम नहीं करना है, वही एक प्रकार से अपराध है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपने देखा है, खास तौर से इसको PMKVY के नाम से हमारे देश में खूब फेमस हो रही है, जिसमें खास तौर से ट्रेनिंग दे करके एक प्रकार से कौशल प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री युवा योजना,
ठीक है। तो प्रधानमंत्री युवा योजना का भी जो काम है, लोगों को कौशल देकर के एक प्रकार से रोजगार काम किया। एक चलती है ग्रामीण स्वराज, यानी ग्रामीण स्वरोजगार। गांव, जो हमारे गांव के इलाके हैं, वहां पर सरकार की तरफ से अगर आप देखेंगे तो लोगों को प्रशिक्षण देकर के रोजगार देने का काम किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करें मनरेगा की बात करते हैं, तो मनरेगा भाई बहुत ही फेमस है, आप सबको पता ही होगा कि, लेकिन ये जो मनरेगा चलती है ग्रामीण इलाकों में चलती है, ठीक है। गांव के इलाकों में 100 दिन का रोजगार देने की बात करती है, ठीक है। तो जिसकी बात करेंगे, एक काफी लंबे समय से, अगर आप देखेंगे 2005 से ही मनरेगा को इस देश में चलाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप जो चलती है, अगर आप देखेंगे तो इसका पूरा नाम क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी महात्मा गांधी रूरल, ठीक है, एम्पावरमेंट यानी गारंटी एक्ट जो है, जिसको मनरेगा कहा जाता है। तो मनरेगा इंपॉर्टेंट है। बेरोजगारी देश में 133 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत बड़ी समस्या और व्यापक समस्या है। बेरोजगारी की संख्या का अनुमान लगाना है, और जो लोग भारत में अनेक अभिकरण, सरकारी, निजी और अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं काम की खोज में लगे बेहद अलग हैं। विश्व में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने घोषित किया है कि भारत में भारत में 2019 में 1.9 करोड़ लोग बेरोजगार होंगे, और इनकी संख्या इसी अनुमान के निकट होगी। यानी भारत में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़े, इसको लेकर के सरकार जो है रोजगार की नीति को लेकर के काम करे। जैसे भाई भारत में रोजगार को लेकर के काम कौन करेगा, भारत का जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है वो क्या करेगा, इसकी काम करेगा। अगर आप देखें प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना जो चलती है, प्रधानमंत्री रोजगार जो प्रोत्साहन योजना, इसको भाई 2016-17 में लागू किया गया है। इसका उद्देश्य रोजगार का सृजन करना है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार कर्मचारी पेंशन योजना के नए कर्मचारियों को उनको रोजगार के प्रथम 3 वर्षों के लिए ईपीएफ में नामित सभी कर्मचारियों के लिए 8.33% अनुदान करना है, ये चलता है। और एक मैंने बताया बाल श्रम प्रति निषेध है, भाई जो बच्चे उनके लिए तो रोजगार को इसको लेकर के, जो 14 वर्ष के नीचे तक के किशोर हैं भाई, उनका बाल श्रम उनको माना जाएगा और उनको दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम व्यक्ति को भाई रोजगार पर नौकरी नहीं करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये तो काफी फेमस, देखो प्रधानमंत्री कौशल विकास जो योजना है, ये खास तौर से भारत सरकार का जो मंत्रालय है कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, जिसके जरिए इसको चलाया जा रहा है, जो 2015 से हमारे देश में चल रही है, जिसके जरिए युवा वर्ग को रोजगार देकर यानी उसकी आजीविका का सृजन करना है। प्रधानमंत्री युवा योजना, जिसे 2016 में हमारे देश में चलाया गया। राष्ट्रीय स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ये भी चलाई जा रही है, ठीक है। इन सब योजनाओं के जरिए रोजगार देने का काम किया जाए। ग्रामीण रोजगार में अगर आप देखें मनरेगा को मैंने आपको बताया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, यह कार्यक्रम अगस्त 2005 में संसद में पारित होने के बाद एक कानून बना। इस अधिनियम में 100 दिन के आधार पर यानी 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी है। इस अधिनियम वित्तीय वर्ष में लागू होगी और न्यूनतम मजदूरी पर इस पर काम दिया जाता है। तो भाई खास तौर से और प्रौढ़ सदस्यों में इसको जो भाई जो लोग 18 वर्ष से ज्यादा होंगे उनको रोजगार देने का सरकार क्या करेगी, काम करेगी। खास तौर से जो हमारे ग्रामीण वर्ग में रोजगार देने के लिए मनरेगा जो है उसको चलाया जा रहा है। तो मनरेगा काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो मैंने सरकार रोजगार को लेकर के क्या क्या हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो 13वां चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट आ सकता है भाई, ठीक है। चलिएगा अगला चैप्टर देखते हैं। तो अगला चैप्टर हमारा भाई चैप्टर नंबर 14 क्या, पर्यावरण नीति, यानी इन्वायरमेंट को लेकर के हमारे देश हमारी जो सरकार है वो क्या क्या काम करे। तो अगर आप पर्यावरण की बात करें तो सरकार जो है गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के लिए काफी काम, क्योंकि हमारे देश में गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ी है। अगर गरीबी बढ़ेगी तो पर्यावरण के लिए हानि है, और जनसंख्या लगातार बढ़ी तो सरकार का ये भी काम है भाई, जनसंख्या अगर बढ़ेगी तो इन्वायरमेंट पर इसका बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। भूमि पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, देखो ना कि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है जिससे भूमि पर दबाव और खासतौर से संसाधन जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। लगातार जो वन कटाई हो रही है ये हमारे लिए पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। प्रदूषण की जो समस्या आप लोग देख रहे हो, लगातार भाई प्रदूषण जो है बढ़ता ही चला जा रहा है, ठीक है। इसके लिए सरकार जो है तमाम तरह की योजनाएं ला रही ताकि भाई गरीबी को कम किया जा सके, जनसंख्या विस्फोट जो रहा लगातार जो पॉपुलेशन इसको कंट्रोल कर सकें। और जमीन पर भाई जब जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि पर दबाव होगा और वनों की कटाई होगी और प्रदूषण बढ़ने से कह सकते हैं पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी चुनौती। इसके लिए सरकार जो तमाम तरह की योजनाएं बना करके काम करे। जैसे राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में आई है,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति यानी सरकार जो है, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति लेकर के आया, जाकि हमारे देश में पर्यावरण को बचाया जा सके और खास तौर से जो प्रदूषण हो रहा है उस प्रदूषण की समस्याओं से हम लोग निपट सकें, क्योंकि भाई पर्यावरण को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा तो आदमी भी नहीं बचेगा। तो पर्यावरण को लेकर के अगर आप देखें तो कौन योजना बनाता है हमारे देश में? पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय ने पर्यावरण को लेकर के 2016 में नीति बनाई गई, जिसके जरिए पर्यावरण को हम नुकसान होने से बचा सकें और सतत विकास के लक्ष्यों को हम लोग क्या कर सकें? प्राप्त कर सकें। तो 14 चैप्टर में जो था मैंने मोस्टली आपको बता ही दिया है, और इसी में से क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में चाहे देखेगा वो देखने को मिलेगा भी मिलेगा। ठीक है, तो जितना मैंने बताया है उतना तो आप लोग जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ओके।